समझा क्या? बहुत सारे कसमें खाए होंगे आप लोग, 2026 में ये करेंगे वो करेंगे, गारंटी करते कुछ नहीं बदलोगे तुम लोग। समझा क्या? हाँ, गधा मेला घूम के आएगा, घोड़ा हो जाएगा। हाँ? आगे बढ़ते, चलिए। करिए मोबाइल, चलिए अब ध्यान से देखते हैं हम लोग। गांधी जी को किसने दिया था? पूरी रिपोर्ट गई थी पुलिस से, गांधी जी के ऊपर केस हो गया। सेंट्रल जेल, नहीं जी, सेंट्रल जेल, सेंटर कहा गया, हमको सुनाई दे रहा है सेंट्रल जेल। ओ माय गॉड, ये तो हम आजाद हिंद फौज बता दिए थे, आजाद हिंद फौज तक बता दिए थे ना। अब आगे चलना है आजाद हिंद फौज के आगे, प्रमुख प्रस्ताव एवं सम्मेलन। रेडी आप लोग? देखिए ध्यान से देखते हैं, प्रमुख प्रस्ताव एवं सम्मेलन। देखिए अगस्त प्रस्ताव, कौन था? अगस्त प्रस्ताव किसने लाया था? लिनी थी। कौन है? किसने लाया था? लिनी थी। ये इसलिए चाह रहा था क्योंकि देखिएगा, हम लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों को डबल नुकसान दिया। पहला, जो हमारे फौजी गए थे लड़ने के लिए, उनके विरोध में कांग्रेस ने सामूहिक त्यागपत्र दे दिया। तो एक तो जो फौजी ऑलरेडी गए थे उन्हें वापस बुला लिया, और इसके अलावा हमने सेकंड वर्ल्ड वॉर में कोई साथ ही नहीं दिया अंग्रेजों का। कोई साथ दिए थे? अंग्रेजों का हम लोग ने साथ ही नहीं दिया था। तो अगस्त प्रस्ताव यही कहा था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का साथ प्राप्त करने के लिए उसने कहा था, उसने कहा था कि अगस्त प्रस्ताव लाया था, कहा था कि अगर भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में साथ देते हैं तो भारत को क्या दे दिया जाएगा? डोमिनियन स्टेट। जबकि जवाहरलाल नेहरू 1929 में कर दिए थे कि अब हमको डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण ई वाला डोमिनियन स्टेट की बात कर रहा है। देखिए, दूसरा का वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए। अब जैसे वायसराय के पास 14 लोग का एक समिति थी, कार्य परिषद होता था, और वही 14 में से कम 8 लोग चाहिए, जैसे जैसे मेजोरिटी से पास होता था। इसमें भारतीयों की संख्या बढ़ा देंगे, भारतीयों के लिए संविधान सभा पर विचार किया जाएगा। मतलब जैसे रामो इनके जिंदा है, वो तो भगवान भला करे हिटलर का इतना मार मारा इन अंग्रेजों को औकात दिखा दिया। समझ गया? हिटलर हमको लगता है कि एक औकात था कोई। समझ गया कि नहीं गया? हिटलर बहुत मानता था भारतीयों को, और जापानी सब गांधी जी को मानता था। जापानी गांधी जी को बहुत मानता है। समझ गया कि नहीं गया? हाँ, जापान में अभी भी गांधी जी की प्रतिमा है। भारत का इंसान जो गांधी को भारत में ले जाता है ना, वो भारत का कोई भी नेता, कोई भी बड़ा आदमी भारत के जब विदेश जाता है ना, तो ये लोग का बात करता है, महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी। यहाँ आने के बाद दोनों को नहीं पूछता है। हाँ? नोट चढ़ जाएंगे। किसका लगा है? मेरी बहन का। मेरी बहन का फोटो लगा है नोट पे। हाँ, नोट पर फोटो लगना चाहिए ज्ञानेश कुमार का। आगे भाई, वही एक व्यक्ति जिसमें कोई याद नहीं हो सकता है। एक फोटो के भाई रहेंगे दूसरी। चलिए, तो लीनी थी ने क्या लाया? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकार कर दिया, कांग्रेस ने भी अस्वीकार कर दिया, लेकिन स्पेशल टारगेट पे ले लिया जवाहरलाल नेहरू। यही थे जवाहरलाल नेहरू जिनके अब्बा फादर मोतीलाल नेहरू गए थे डोमिनियन स्टेट मांग करने, तो भगा दिया था। तो इन्होंने कहा था अगस्त प्रस्ताव के लिए कि दरवाजे पे जड़ी जंग लगी हुई है, कील है, जैसे दरवाजे पे कील ठोक दिया था दरवाजे को मजबूती देगा, तो उसमें जंग लगेगा तो क्या मजबूती देता है यहाँ पे। तो जंग लगी कील किसने बोला था? जवाहरलाल ने। किस प्रस्ताव को? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव किसने लाया था? 1900, जब कांग्रेस ने सामूहिक त्यागपत्र दे दिया था, तब जब कांग्रेस ने सामूहिक त्यागपत्र दे दिया तो मुस्लिम लीग ने क्या बनाया? मुक्ति दिवस, दिसंबर 1939। दिसंबर 1939, तो 1939 के बाद 40 कितने दिन रहेगा? दिसंबर के बाद 40 वही आता। तो बताइए, अब बताइए ध्यान से, भारत कांग्रेस के सामूहिक त्यागपत्र के बाद मुस्लिम लीग ने क्या बनाया? मुक्ति दिवस। और अंग्रेजों ने क्या भेजा? हाँ? अगस्त प्रस्ताव। समझ गया? तू कान में कुछ ठोका कुछ ले तुम। हाँ, पहले ना ईयरफोन में पगार होता था, वो पगार था कि ईयरफोन की चुनौती में रख रहा है, नहीं चुनौती लेके घूम रहा है, ईयरफोन रख रहा है चुनौती में। हाँ? होगा नाम तो कौन सी लगे? उड़न बर्ड की, एयरबर्ड, एयरबर्ड भाई चुनौती लेके घूमता है ऐसे। समझ गया? किसी को दिक्कत? अगस्त प्रस्ताव समझ गया? अब आते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। अगस्त प्रस्ताव के खिलाफ महात्मा गांधी ने चिपका दिया व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या चिपका दिया? व्यक्तिगत। महात्मा गांधी एक बड़े आंदोलन की तैयारी में थे, और इस बात की भनक महात्मा गांधी को लग गई थी कि अंग्रेजी ने पैक कर देंगे सब। तो महात्मा गांधी ने सोचा अगर हमें पैक कर देगा तो आंदोलन खत्म होगा, इसलिए इन्होंने अपना ना छोटा छोटा रूप तैयार कर दिया। इन्होंने कहा लोगों को समझाया कि अकेले गांधी जी से क्या होगा, अगर हमको गिरफ्तार कर लिया जाए तो दिक्कत होगा, आप सब लोग आंदोलन करिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह किए सब आदमी, और सब आदमी आंदोलन करो, पैदल दिल्ली जाओ, सब आदमी आंदोलन करो और पैदल दिल्ली जाओ, बवाल होगा। जिसको नहीं चल जाए ट्रेन से जाए, बैलगाड़ी से जाए, लेकिन जाओ दिल्ली जाओ, सब जगह जाओ, दिल्ली जाओ, बवाल होगा। यहाँ पे देखो हम गए थे दांडी मार्च में, कितना बवाल हुआ था। जाओ तुम लोग भी बवाल करो, और अगर आप जाके अंग्रेजों से एकदम अपने बवाल होगा। तो महात्मा गांधी सबने को चढ़ा दिया। समझ में आ गया ना? किसी को दिक्कत? देखो 5 जनवरी को सेविंग किया है। हाँ, तारीख बनाया था 5 जनवरी को जी। हाँ, हम जैसे थे वैसे हैं। हम इस समय हमारे लिए कोई नहीं, दाढ़ी बड़ा लगा तो नहीं बड़ा पहले। हाँ, बाबा नहीं, अब एकदम बाबा हमारे लिए सारा दिन एक जैसा रहता है, सब एकदम। वैज्ञानिक सब रिसर्च कर रहे हैं, गंगा प्रदूषित हो गई है, लोग पाप करके इतना नहा लिया उसमें। मेन रीजन पकड़ ही नहीं पा रहा सब, इतना पापी आदमी हो गया है कि गंगा मैया देख के कोसती होंगी, तू लोग इतना पापी होगा हमको विश्वास नहीं था। नहीं समझा गया? और नहा क्या घाट पे निकलते पाप करेगा। चलो ध्यान से देखते हैं एईडीओ का एग्जाम अब फिर कब होगा? एईडीओ का अब देखो, अब तो क्योंकि फिर फरवरी में बोर्ड एग्जाम आ जाते हैं। चलो तो थोड़ा सा पढ़ गया तो और तैयारी कर लेना। चलो, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने सबको चढ़ा दिया कि जाके आंदोलन करो, जाके आंदोलन करो, और सबको कहां भेजा? दिल्ली। इसलिए इस आंदोलन को क्या कहा गया? दिल्ली चलो। सबसे पहले कौन गए? विनोबा भावे, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद ब्रह्म दत्त। तीनों नाम याद रखिएगा, पिछले दौर में पूछा हुआ है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही विनोबा, दूसरे जवाहरलाल, तीसरे ये सब लोग कहां जा रहा था? दिल्ली। सब पहला दिया महात्मा गांधी कहां? दिल्ली। महात्मा गांधी ट्रेनिंग दे रहे थे, 1940 में था। महात्मा गांधी के मन में पहले से 1942 में बवाल काटेंगे हम, पूरा रोला काटने की तैयारी में थे। कौन? महात्मा गांधी। अब धीरे धीरे को भेज देंगे, सबको पता चल जाएगा कहां ठहरा है, कहां रुकना है, क्या नहीं रुकना है आंदोलन के लिए, और उसके बाद महात्मा गांधी अपना आंदोलन करेंगे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह समझ में गया?
अब अंग्रेज सबको पीटना चालू कर दिया हिटलर। इतना मार मारा हिटलर ने अंग्रेजों को, इतना मार मारा। अगर हम मरने के बाद ना किसी को हम देखना चाहेंगे ना हिटलर को, कितना अच्छा नेक इंसान था, नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए हिटलर। लेकिन अफसोस कि जिनको पीटा था वही नोबेल पुरस्कार देते हैं, इसलिए कभी नहीं देंगे वहां पर, कभी नहीं देंगे उसे। और हमारा बस चले ना, हमारा बस चले तो नॉमिनेट करें कि हर साल शांति का नोबेल पुरस्कार हिटलर को दिया जाए। किस चीज का नोबेल? शांति का नोबेल पुरस्कार हिटलर। क्या जी? शांति तो दिया ही था ना हिटलर, आप तो नहीं है, अंग्रेज मानेंगे सब नहीं, लेकिन हिटलर ना हत्या नहीं करता था, हिटलर वध करता था। क्या करता था? वध करता था। असुरों की हत्या करना वध कहलाता था। भगवान श्री राम ने तो लंका में हत्या थोड़ी की थी, वध किए थे। क्या किए थे? वध किए थे। रावण का हत्या हुआ था कि वध हुआ था? वध हुआ था। ओवर बन गया था रावण, सबनी को मुआ दिया यहाँ पे। तो वैसे हिटलर बहुत नेक आदमी था। उसने इतना मारा ब्रिटेन को, इतना मारा ब्रिटेन को कि जो ब्रिटेन अगस्त प्रस्ताव में आके डोमिनियन स्टेट करा था ना, वो कहा था कि पूरा स्टेट ले लो, पूरा स्टेट ले लो। और कहा कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो 14 लोग हैं उसमें से 12 को तुम लोग आ जाओ, बस 2 जन हम लोग आएंगे, एक सेनापति एक वायसराय, बाकी सब तुम लोग आ जाओ। ये सब किसका कमाल है? हिटलर। किसका कमाल है? हिटलर का कमाल है। समझ आ रहा है कि नहीं? किसी को दिक्कत? हिटलर मार मारा था कि नहीं? हाँ, नहीं मारा था? भागे भागे आया क्रिप्स। आए भाई बचा लो हमनी के, भारत का नहीं भगा दिया क्रिप्स कहीं का। तो क्रिप्स आया था 1942 में और अगस्त प्रस्ताव आया था 46 में, व्यक्तिगत सत्याग्रह 40 में। महात्मा गांधी इतने ढीठ हो गए थे ना, जब अंग्रेज कोई प्रस्ताव आते थे मांगने के लिए तो गांधी जी उस प्रस्ताव को ठुकरा देते थे। और जैसे जाते थे सब अंग्रेज सब लंदन ठंडे को आंदोलन खड़ा कर देते थे। जैसे अगस्त प्रस्ताव आया 40 में तो गांधी जी ने कहा ना हमें सहयोग नहीं करेंगे। और जैसे 40 में अंग्रेज गए सब ना तो व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रही। अब गांधी जी का फिर आओ मांगे, आओ मांगे तुम दोबारा आया 1942 में कि हम डोमिनियन स्टेट दे देंगे आप लोगों को, संविधान लिखित बताते हैं कि संविधान दे देंगे और हमारा साथ दीजिए, 14 में 12 सदस्य आप ही लोग रहिएगा, सब चीज ठीक ठाक हो जाएगा, ऐसे बोले। तो गांधी जी कहते जो यहाँ से पहले जैसे महात्मा जैसे क्रिप्स हो गया ना, क्रिप्स जैसे गया ना, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कर दिया। वो जो जाता था उधर गाली सुनता था, सहयोग मांगने गया था कि बवाल कराने गया था, लिन को गया गाली सुना कि तुम अगस्त प्रस्ताव लेके आता सहयोग मांगने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह कर दिया। तो क्रिप्स आया ताकि लिन को बकलोल है वो कुछ आता है, हम जाते हैं सहयोग मांगने। तो आया कौन? क्रिप्स। 1942 में काम लोग सहयोग कीजिए। महात्मा गांधी को लौटा दिया, पोस्ट डेटेड चेक है, चेक का डेट खत्म हो गया। जवाहरलाल नेहरू का जिस बैंक का चेक है वो बैंक को दिवालिया होने वाला है। ये बेचारा क्रिप्स का मुंह लटक गया। इंग्लैंड गया तो पूछा गया कि सहयोग मिला है, आगे महाराज वो आंदोलन करने वाला है, भारत छोड़ो आंदोलन, बड़ा का भारी आंदोलन करने वाला। तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव का सहयोग किया? हाँ नहीं, उल्टे क्या कर दिया? भारत छोड़ो आंदोलन। इसका पहले ट्रायल ले लिया तो क्या करके व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी का एक ट्रायल था भारत छोड़ो आंदोलन से पहले। अब महात्मा गांधी तुरंत क्यों नहीं भारत छोड़ो आंदोलन किया? क्योंकि महात्मा गांधी जानते थे हिटलर धोएगा इन लोगों को। हिटलर मारा, इतना मार मारा, हिटलर भगवान देवता है, अवतार है बेचारा हिटलर। भारतीयों के लिए तो बहुत अग्रदूत है उसको। भारत में उसकी ब्रिटेन के दूतावास के जस्ट सामने हिटलर की प्रतिमा बना दे, हाँ लग जाएगा यहाँ पे एकदम। अच्छा इंग्लैंड में जाकर महारानी के घर के आगे 2 कट्ठा जमीन ले ले और हुए बना दे नहीं, महारानी डिप्रेशन में चल जाएगी, बहुत टेंशन में चल जाएगी महारानी। कौन मना खाई? तो क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। ये क्रिप्स प्रस्ताव को इसे भारतीयों द्वारा राष्ट्र को द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग माना गया था, लेकिन भारतीयों ने इसे क्या कर दिया? ठुकरा दिया। इसमें कार्यकारी परिषद में संख्या बढ़ाने की बात थी, स्वायत्तता देने की बात थी, लेकिन इस क्रिप्स प्रस्ताव को माना नहीं गया, बल्कि क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कर दिया? ठुकरा दिया। इस प्रस्ताव में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों नहीं क्या कर दिया था? अस्वीकार कर। गांधी जी ने इसे क्या कहा था कि पोस्ट डेटेड चेक है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि दिवालिया होने वाला बैंक है। समझ गया? महात्मा गांधी ने क्या चालू कर दिया? भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने क्या चालू किया? भारत छोड़ो आंदोलन। एक क्रिप्स जाकर इंग्लैंड में बताया कि भाई ऐसी दिक्कत है, हम गए थे सहयोग मांगने के लिए और गांधी जी और बवाल ला दिया है, कहा दिया भारत छोड़ो आंदोलन। और उस समय भारत ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होती है तो उस समय बताइए उस समय प्रधानमंत्री कौन था? हाँ चर्चिल। क्या था? चर्चिल गांधी जी से नफरत करता था 1931 से ही, क्योंकि 1931 में गांधी जी को आगे में फकीर बोला था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और महात्मा गांधी भाग गए थे तो कौन घुस गया था? चर्चिल। इस बार प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल। चर्चिल ने आदेश दिया भारत के वायसराय को और कहा कि एक काम करो, गांधी को मरवा दो। गांधी को कहा कि साहब तो लाठी उठी नहीं करता है, मारेंगे गोली चलाएंगे, बवाल हो जाएगा यहाँ पे। हफ्ते में गोली मार दिया, अभी बुढ़ा हो गया गांधी जी बुढ़े हो गए थे, कहा कि महाराज धोती पहन के घूमते हैं और कैसे गोली मारेंगे? पूरी दुनिया हम लोग को प्रेशर बना देगी और कोई क्या ही जवाब दिया जाएगा, पूरा प्रोटेस्ट हो जाएगा, ऐसे नहीं दे सकते हैं, गोली चलाने का बवाल हो जाएगा। जैसे पाकिस्तान को शेख हसीना की सरकार गिरानी थी, तो शेख हसीना की सरकार गिराने के लिए पाकिस्तान ने क्या किया? सेम स्ट्रेटजी अपनाया, उसने टेलीग्राम ग्रुप बनाया और टेलीग्राम ग्रुप में स्टूडेंट्स को खिलाफ उठाया, ये देखो तुम्हारा आरक्षण तुम्हारे यहाँ खिलाफ मुद्दा है, आरक्षण इतना बढ़ा दिया गया है, सड़कों पर उतरो, ये भारत के बारे में कह रही है, शेख हसीना भारत का फेवर कर रही है, अडानी से बिजली खरीद रही है, दुनिया भर का होगा। और प्रोटेस्टर्स को बुलाया एक दिन पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए, और पीसफुल प्रोटेस्ट करने में आईएसआई मिली हुई थी, पुलिस की वर्दी में आईएसआई के गुंडे ऐसे गोली चला दिए सब बच्चों पे। जो गोली मारा गया था 200 बच्चों को, उसमें से एक भी पुलिस ने गोली नहीं मारा था। लेकिन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन क्या होगी क्या नहीं तो हो गया काम खत्म। और उससे पहले इधर से गोली मारने वाले पाकिस्तानी आईएसआई वाले थे, मार दिया था बच्चों पे गोली, उधर बच्चों के भीड़ में भी आईएसआई वाले थे कि भाई शेख हसीना को फूंक देना है। अब भीड़ में क्या होता है? 100 चल फूंक दिया जाए, शेख हसीना निकल गई यहाँ पे, नहीं समझ गया, निपटा दिया। तो देखते रह गए। हमारे यहाँ खुफिया एजेंसी बहुत मतलब कभी कभी अजीब सा लगता है कि कैसे ये सब हो सकता है यहाँ पे। दिल्ली तक जाकर बम फोड़ देता है, पहलगाम में, पुलवामा में। हाँ हमले के बाद हम लोग को यही समझ में आता है, कारगिल आतंकवादी हमला था, संसद पे आतंकवादी हमला था, मुंबई पे आतंकवादी हमला था, पुलवामा, पहलगाम, दिल्ली ब्लास्ट, सब तो यही था हम लोग का। नहीं समझ में? दिल्ली चांदनी चौक, तो बहुत खराब ये सब चीजें हो रही हैं। और हमेशा भारत डिफेंसिव मूड में रहा है। डिफेंसिव अच्छा नहीं होता है, ऑफेंसिव अच्छा होता है। और मर गई खालिदा जिया, जहर बोलती तो भारत के खिलाफ होता। और जयशंकर साहब गए, अब उनकी मजबूरी है, डिप्लोमेसी के लिए क्या करना पड़ता? जाना पड़ता। और पाकिस्तान से विदेश मंत्री नहीं गया, जैसे भारत में ओम बिरला है ना स्पीकर, वैसा एक आदमी गया, इंडिया से तब आदमी चल गया। अभी भी इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो ये सोच रही है कि बांग्लादेश थोड़ा सा शांत रखना है, और ये मारपीट के शांत रखो, सब सही हो जाएगा। टीचर क्या करता है? बच्चों को पीट पीट के तबला सुधार देता है, फिर तुम्हारी भलाई के लिए पीटे। क्या होता है? मार के धोता के साथ तुम्हारी भलाई के लिए बोल फिर पीटे, कितना सब ठीक है पीटे हैं। बड़ा हम लोग ना डिफेंसिव मूड में चले जाते हैं, और ये बड़ा अटपटांग है। मार के खत्म। इससे क्या होता है? एक लेसन सेट होता है। दुनिया का कोई देश आज, अब पूरी दुनिया का कोई देश क्या हिम्मत करेगा इजराइल से लड़ने के लिए? क्यों? मार मारा है, मार मारा है। और हम कई बार गए, मुसलमानों गाजा वाला कह रहा है मुसलमान हमारी मदद करो। हम तो मुसलमानों के उस सम्मेलन में भी गए थे, तब बोलियो हमको कभी गुस्सा मत जाइए सब लोग, खाली मुस्लिम का उठा हम जाके बोल दिया आप लोग कह रहे हैं गाजा में मदद करो, बिरयानी बनाने की बात कौन सी है? कौन सी मदद करें? बिरयानी का मसाला, कबाब, मटन, मुर्गा, हाँ स्कूल तो बंद करा दिए लोग, तो हमको गुस्सा लोग।
तो हम क्या करेंगे भैया घुसिया के? आपको हम बटर लगाने के लिए नहीं आए हैं, आप घुसिया ही रहिए, हमको उससे पता नहीं है, लेकिन जो सही है वो सही है। मदद मांगने के लिए आप कह क्या सकते हैं? इफ्तारी करा सकते हैं, सहरी करा सकते हैं, खाना पीना दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं? मार रहा है टैंक से, मार रहा है मिसाइल से, F-35 जहाज से मार रहा है, आपके पास कौन सी है? बिरयानी का मसाला, सीख कबाब। भाई कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने इतना पढ़ाई किया कि आप मदद कर दीजिएगा? इजराइल की मदद अमेरिका कर रहा है पढ़ाई के दम पे, ब्रिटेन कर रहा है पढ़ाई के दम पे, पाकिस्तान किसे ना ई तो औरों है सब बैल सभी का। बाबा हाथी डूबल जाएगा, गधा पूछे कितना पानी। पाकिस्तान क्या करेंगे? पाकिस्तान चोटा करेगा, हाँ ये कुछ नहीं करेगा सब। तुम देख लेना, तुम्हें गारंटी देते हैं आने वाले 2 साल में गाजा के सारे लोगों को इजराइल कहेगा या तो गोली खाओ या तो सोमालिया में जाके बसो। सोमालिया देश का टुकड़ा कर रहा है, सोमालिया को मार देगा। 1.5 जुलाई तक में सोमालिया पे बड़ा अटैक होने वाला है। इजराइल को कहेगा कि आदमी कुल भंडा फोड़ देता है। खैर हमको क्या मतलब है, इजराइल टेंशन मतलब सोमालिया की औकात नहीं है। हम कभी भी अपने देश का कोई ऐसा बात नहीं बोल सकते कि कभी बोले कि जो गोली मार रहा है घूम घूम के कनाडा है हमारे दुश्मनों को, वो कौन सी एजेंसी मारी है ना। हम गारंटी लेते हैं कि नहीं मारी है, हम गारंटी लेते हैं कि नहीं मार रही है, लेकिन हम कभी नहीं कहेंगे कि यहाँ पे हमारा झुकाव हमेशा से हमारे देश के प्रति है। राजनीति सरकार के प्रति हमारा झुकाव नहीं रहता, हमारा झुकाव देश के। हाँ सरकार देश के लिए अच्छा करेगी, हम अच्छा करेंगे। अभी हम कितना नाराजगी चलती है, बांग्लादेश को मारो या आपको कौन सा मौका आएगा? मारो ससुरा को धो धाके रद्द कर दो यहाँ पे। तो ये बहुत डिप्लोमेसी और ये जो जासूस होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं। आपको पता भी नहीं चल दिया कैसे मार दिया वहाँ पर। देखिए 200 गोली मारी गई ना, वो पुलिस की आर्मी में ISI वालों ने मारा, पाकिस्तान वालों। अब चाहे कुछ भी हो, इतना तो कहोगे ना कि उसकी ISI इतनी एडवांस है। और हमारे यहाँ अरे तरीके, हमारे यहाँ के अगर डोभाल साहब शेख हसीना को 2 दिन पहले फोन कर देते कि टेलीग्राम बंद करा दीजिए, तो बंद करा देती। टेलीग्राम बंद करा दीजिए, लेकिन इंडिया से लास्ट मोमेंट पे खबर है कि आप इंडिया आ जाइए, मान लेगा सब आपको। तो भाई अब क्या ही कर सकते हैं, तो बहुत चैलेंजिंग चीज होगी ना। लेकिन अगर 1 हफ्ता पहले टेलीग्राम बंद करा देते, काम खत्म, नहीं समझे? और उसके बाद जो गोली चलाया, 4 को उठा के गोली मार दी थी पुलिस की, यही पुलिस के बेस में यही मार रहे थे सब। अरे 4 को विरोधियों को मार के पुलिस की वर्दी पहना देते थे, पुलिस की वर्दी पहन के मार रहा है सब। गलत मामला क्या हो जाता, शांत हो जाता। अभी शेख हसीना इंडिया में कहाँ है, सब हमको बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन है इंडिया में, दिल्ली में नहीं है, गारंटी। ना तो पटना बहुत अच्छा जगह, पटना में रहेगा, दिल्ली में नहीं है। बाकी इतना चीज नहीं है, देश के लिए जिम्मेदारी बनती है कि आपको अगर कुछ चीजें पता रहती है या फिर अगर है तो आप शांति से रहना चाहिए। समझ गया? हाँ इजराइल के बाद हम खोल देंगे, जुलाई में मारेगा, सोमालिया को मारेगा, हम अपना पूरा बताएंगे। इजराइल से हमको हमारे देश से मतलब नहीं, दूसरे से उतना कहीं मतलब है, हमारे देश का साथ देगा, ठीक है। इंडिया में देखो, इंडिया में एक चीज मीडिया को करना चाहिए, जो भी एंटी इंडिया स्लोगन्स हैं या एंटी इंडिया काम कर रहे हैं, उनको मीडिया में दिखाने से बजाय पकड़ के थूरे साइलेंटली, क्योंकि जितना दिखाया जाता है ना उतना रेडिकल्स का मन बढ़ता है। तरीका हम तो कामयाब हो रहे हैं मकसद में ना, उसको कैसे दो सफाई से एकदम यहाँ पे, उसको पता नहीं चलेगा कहाँ गायब हो रहा है सब। वेयर इज माय एजेंट? योर एजेंट डिटर्जेंट से धुला गया, नहीं समझा, साफ साफ करके मारे यहाँ। तो भारत छोड़ो आंदोलन में भी डर यही था, अंग्रेज सब जो थे सब ना, उन्होंने सीधा विंस्टन चर्चिल ने आदेश दिया कि पुलिस सही कर दो कि कोई दंगा फसाद करा दे, और गांधी को पकड़ के मारो, एकदम बरियारे मारो। गांधी जी भी भाग गए। तो गांधी जी ने कहा सम्मेलन में कि मैं भारत छोड़ो आंदोलन करने जा रहा हूँ और यह एक आखिरी धक्का होगा अंग्रेजों को, और इसके बाद अंग्रेजी हुकूमत गिर जाएगी। और आप लोगों को भी विश्वास है, पूरे देश को विश्वास हो गया था कि अंग्रेज कमजोर हो रहे थे, क्योंकि बहुत हद तक चीजें हम लोग ले ली थी। 1919 में हम लोग ने आधा राज्य ले लिया, 1935 में पूरा राज्य ले लिया, और यहाँ खुद ही उन्होंने डोमिनियन स्टेट और कार्यकारी परिषद में 14 में से 12 देने को तैयार हो गए। तो डिप्रेशन दिख रहा था ना, तो चीजें दिखने लगती है, डिप्रेशन से क्या लगता है, दिखने लगता है यहाँ पे, दिख रहा था वो। तो लोगों ने भी कहा ठीक बात है, और गांधी जी ने कहा कि इसकी रूपरेखा जवाहरलाल नेहरू तैयार करेंगे। नेहरू देखिए फंसा दिया हमको क्योंकि रूपरेखा जो तैयार करता है सबसे पहले वही जाता है। तो 1 अगस्त को तिलक दिवस, क्योंकि 1 अगस्त को ही जब आप याद कीजिए बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी 1920, 1 अगस्त 1920। तो इलाहाबाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा कि हम आग के साथ खेलने जा रहे हैं, यह एक द्विधारी तलवार होगा। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 14 जुलाई को किस अधिवेशन में हुआ? वर्धा अधिवेशन। यह एक स्पेशल अधिवेशन बुलाया था वर्धा, क्योंकि महात्मा गांधी गुजरात छोड़ चुके थे दांडी आंदोलन के दौरान। महात्मा गांधी जब दांडी मार्च कर रहे थे तो वो साबरमती आश्रम से निकले थे और कहते कि मैं अभी आश्रम से निकल रहा हूं, दोबारा तभी आऊंगा जब देश को आजाद करा। अब मेरा अस्थायी आवास नहीं रहेगा, आंदोलन के क्रम में मैं जरूर रहूंगा, अब मैं महाराष्ट्र के वर्धा में रहूंगा। तो महात्मा गांधी ने वर्धा में प्रस्ताव पास कर दिया जुलाई में ही भारत छोड़ो आंदोलन का, और 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 ग्वालियर टैंक मैदान, बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, इसलिए इसे अगस्त क्रांति भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अगस्त चालू हो गया यहाँ पर। लेकिन 8 अगस्त के ही दिन यानी रात को, 8 अगस्त के रात में 9 तारीख हो जाएगी, ऑपरेशन जीरो आवर चला गया। पूछा गया क्वेश्चन, ऑपरेशन जीरो आवर चला गया, क्योंकि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का सीधा निर्देश था मार डालो भारतीयों को। तो ऑपरेशन जीरो आवर चला के सारे आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करके नेतृत्व विहीन कर दिया गया। क्या किया गया? नेतृत्व। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया, राजेंद्र प्रसाद को, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया। हालांकि जेल से भाग गए, वहां पर दीवाल कूद के क्या हो गया? भाग गए, और आजाद दस्ता का गठन किया। तो बताइए दीवाल कूद के कौन भाग गए? और नेपाल में क्या बनाया? आजाद दस्ता, आजाद दस्ता नेपाल भाग गए। दिवाली के दिन भागे, पटाखा फूट रहा था, उसी 16 में दरवाजा में तू तक भागे यहाँ पर। जयप्रकाश नारायण बहुत बड़े क्रांतिकारी थे यहाँ पे, उसके बाद क्या बना दिया? आजाद दस्ता। और वैसे इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ इन्होंने आंदोलन छेड़ दिया था। जयप्रकाश नारायण ने जेबी आंदोलन, पूरे भारत में सरकार उखाड़ फेंका। लेकिन ये बड़ी ईमानदार थे, कहे कि मैं व्यवस्था नहीं संभालूंगा, मैं सरकार नहीं बनाऊंगा, अपनी पार्टी नहीं बनाऊंगा। इनके चेलाओं ने कहा कि ठीक है, तो हम लोग राज बांट लेते हैं। नीतीश कुमार और लालू यादव, रामविलास पासवान ने कहा कि हम बिहार ले लेते हैं, उधर मुलायम सिंह यादव और मायावती जी और ये लोग ने कहा कि हम यूपी संभाल लेते हैं। इधर झारखंड तक उस तक तो संयुक्त हुआ करता था कि ऊपर इधर वाला नॉर्थ इंडिया अपना निकाल लिया। अभी ये जो लालू यादव को देखिए, नीतीश कुमार को देखिए, रामविलास पासवान, अब तो रहे नहीं रामविलास पासवान, लेकिन ये सारे लोग जो थे वो जेपी आंदोलन से ही निकले। जेपी आंदोलन से क्या हुए थे? निकले थे यहाँ पर, जेपी आंदोलन की ही शुरुआत थी। आगे बढ़ जाए, महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू इनको गिरफ्तार करके कहां रखा गया? आगा खान पैलेस। कहां रखा गया? आगा खान पैलेस। आगा खान पैलेस में महात्मा गांधी भूख हड़ताल पे बैठ गए। किस बैठ गए? विंस्टन चर्चिल का मुंगा देना, उसको कंफर्म हुआ देना, भूख हड़ताल पे बैठे तो मर जाए। कम से कम अंग्रेजों का हमें ऊपर थोड़ा लगेगा, हम खाना दे रहे नहीं खाए तो हम क्या करें? इसी दौरान बंगाल में अकाल पड़ गया, लगभग 20 लाख से ज्यादा लोग भूख से मर गए। और विंस्टन चर्चिल ने पूरे भारत के अनाज को ब्रिटेन में मंगा लिया, कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है, यहाँ सेना को ज्यादा जरूरत है, पूरी दुनिया, पूरी यूरोप में लड़ाई हो रहा है। ये छोटा सा यूरोप की लड़ाई को विश्व युद्ध घोषित कर दिया। विश्व युद्ध में दुनिया थोड़ी लड़ रही थी, अफ्रीका का कौन देश लड़ रहा था? साउथ अमेरिका का कौन लड़ रहा था? एशिया में जापान के अलावा कौन लड़ रहा था? कोई नहीं लड़ रहा था, और नाम रख दिया विश्व युद्ध। छोटा इसको यूरोप युद्ध लिख, यूरोप युद्ध, तो नाम रख दिया विश्व युद्ध। समझ आ रहा है?
कोई दिक्कत? अब यहाँ से जितने किसान अनाज उठाते थे 100% टैक्स लगा दिया। लोगों ने कहा क्या खाएंगे, अंग्रेज मार देते थे सर। बंगाल का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था उसने लिखा था, उसका ध्यान नहीं आ रहा है कि मैं जब आवास से अपने कार्यालय जाता हूँ तो कुछ लाशें अपनी अंतिम सांसें गिन रही होती हैं भूख से, उसके बगल में कुछ गिद्ध भी खड़े होते हैं इस इंतजार में कि कब मरेगा, और आते टाइम वो लाश मर चुकी, मतलब वो इंसान मर चुका होता है। उसने कहा प्रधानमंत्री से कि कृपया करके कुछ तो अनाज भिजवा दीजिए। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा कि गांधी क्यों नहीं मरता है, जब गांधी मरेगा तब भेजेंगे। सोचिए, इंसान के दुश्मन से उस इंसान की औकात का पता चलता है। किसी का दुश्मन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, सोच सकते हो कि वो इंसान का लेवल क्या हो गया। तो किसी इंसान का लेवल देखना है ना, तो देखना कि उसकी दुश्मनी कितने बड़े लोगों से है, ये बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ? हम लोग का दुश्मन खराब है पाकिस्तान, कोई लेवल नहीं है उसका। हाँ? खैर उसका नसीब अच्छा है, हम बिहारी लोग उसी के लेवल पर जाकर लड़ते हैं। नहीं समझ आ गया, बड़ी मार मारते हैं हम लोग उसको। आगे बढ़े तो विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को भूखे छोड़ दिया, तो महात्मा गांधी के स्वास्थ्य आमरण अनशन पर बैठ गया, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट आई। चिकित्सकों के परामर्श में भारत ने ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया कि अगर गांधी मर जाते हैं तो बंबई सरकार, प्रांतीय सरकार के पास रूबिकॉन फूड शब्द भेजा जाएगा। मतलब अगर ये रूबिकॉन भेजा जाएगा मतलब गांधी जी मर गए। इसी ऑपरेशन को क्या कहा गया, रूबिकॉन। अंग्रेज सोचिए, गांधी को मरने के लिए कोड वर्ड भी ऑपरेशन हो गया था। अगर बोलेगा ऑपरेशन रूबिकॉन मतलब गांधी मर चुका है, ऑपरेशन रूबिकॉन मतलब गांधी मर चुका है। लेकिन गांधी देश के प्रति इतने समर्पित थे कि एक अंग्रेज ने ये बात बता दिया था, एक सिपाही को जाकर गांधी को बता दो, तो गांधी जी को उसने बता दिया कि ऑपरेशन रूबिकॉन होने वाला है और आपके भूख हड़ताल का इंतजार कर रहे हैं। अंग्रेज जो द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहे हैं उनका कहना है कि मशीन गन रेडी रखना है, उन सबका कहना है कि मशीन गन रेडी रहेगा, इतना गोली मारा जाएगा कोई निकल ही नहीं पाएगा, कोई निकल ही नहीं पाएगा। और हकीकत है कि जो एजिटेशन होता है, जो विद्रोह होता है, वो 2 से 3 दिन ही चलता है, उससे ज्यादा नहीं चला सकते, क्योंकि उसका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं होता। विद्रोह का भीड़ होता है, और भीड़ एक बार बिखर गई तो वापस बुलाएगा कौन, कोई नहीं बुला सकता उसको। तो भीड़ इकट्ठा हुई थी किसी मैटर को लेकर, तो उन अंग्रेजों का कहना था भैया दिन रात मारे कर रहे थे, एक के दिन मारा जाएगा, गोली पूरा भीड़ तभी चलेगी, उसके बाद कोई उठेगा ही नहीं। और कई आदमी ये कहता है कि नरम दल किस काम का है, नहीं, नरम दल दोबारा उठ जाता है, गरम दल एक बार में उठ ही नहीं सकता है, कभी नहीं उठ सकता है। तो अंग्रेजों ने रूबिकॉन चालू किया, गांधी जी को पता चला, तो महात्मा गांधी तुरंत कहे लाओ खाना खाएंगे, लाओ हम क्या खाएंगे, खाना खाएंगे। बन गया कि नहीं गया, खाखरा। खाखरा गुजरातियों का फेमस खाना नाश्ता है, खाखरा जलेबी श्रीखंड, फाफड़ा खाखरा दोनों होता है, ढोकला ढोकला होता है, और अब बहुत डिश होता है गुजरातियों के पास। गुजराती के पास डिश की कोई कमी नहीं होती, वही लोग खाई बताता। हम तो गुजरात में ना खाए थे, तो मतलब खाना खा के जब उठने लगे तो कहा कि सब मेन कोर्स में क्या खाएंगे, हम कह रहे थे भाई आप क्या मार दिया है तुमने। मीठा बहुत खाते हैं लोग, मीठा बहुत खाते हैं। जब वहाँ पे कॉलेज की ओर से हम लोग गए थे लोग वहाँ, तो कोई एक बहुत पुराना रेस्टोरेंट था जहाँ पे पहले गांधी जी और जितने स्वतंत्रता सेनानी उस समय वहाँ के खाते थे, तो अभी भी उसी डिजाइन का था, उसको लोग बना के रखा था। क्या नाम था उसका, अगासिया, अहमदाबाद में है। हम लोग को नहीं पता, आइए हम अहमदाबाद वाले लोग होते हैं ना, तो कॉलेज एक बार ले जाती है हम लोग को, कॉलेज की ओर से ले गए सब लोग, चलो गए लोग वहाँ पे। अगासिया था, तो पुराना मॉडल का था भी, सीढ़ी वैसे ही पुराना डिजाइन सब लगा रहता था, तो समझ में आता है यहाँ बैठे थे लोग वहाँ पे। तो गुजरातियों का खाना अलग लेवल का है। आगे बढ़िए, तो महात्मा गांधी भूख हड़ताल छोड़ दी, क्या कर दिया, त्याग दिया, और नहीं तो क्या चालू होता। अब एक रूबिकॉन में वर्ड घूम गया, मतलब मोबाइल चला गया सफेद घोड़ा, तो मोबाइल चलाएंगे भूखे फाल, तो समझ जाओ ऑपरेशन भूखे फाल कर देंगे। इधर भूखे फाल किसके घोड़ा का नाम था सिकंदर के घोड़ा का नाम था भूखे फराल। और क्या, सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था, भूखे फराल, भूखे फराल। सुसाइड कर लिया था सिकंदर, मरा ना तो सुसाइड कर लिया। बहुत घोड़े होते हैं बड़े स्वामी भक्त होते हैं। सिकंदर जब मरा ना तो उसको देखते रह गया, वो क्या नहीं, उसको खाना दिया गया, खाया ही नहीं। तो एक टाइम 2 टाइम 3 टाइम उसका नहीं खाया, और घोड़ा बैठ गया ना, घोड़ा बैठ गया तो मर जाएगा। उसकी सांस नहीं, जब तक खड़ी रहता है तभी तक सांस ठीक से ले पाता है। थोड़ा देर लौटा उठा चलेगा, जैसे हम लोग थोड़ा देर सांस रोक लेंगे तो थोड़ी ना मर जाएंगे, लेकिन एक लंबे टाइम तक नहीं रोक पाएंगे। तो थोड़ा देर बैठ जाएगा, 1 मिनट चलता है, लौटा चलेगा, लेकिन अगर बैठ गया तो मर जाएगा वहाँ पे। तो खाना पीना सब छोड़ दिया था, सिकंदर ही उसको खिलाता था। सिकंदर जब तक नहीं खाएगा तब तक नहीं खाता था। सिकंदर बीमार पड़ा था, तो 1-2 दिन से सिकंदर खाना छोड़ दिया था, 1-2 दिन से वो नहीं खा रहा था। सिकंदर हुआ 4-5 दिन हो गया, कोई अचानक नहीं मर जाता है, 3-4 दिन से जब तबीयत खराब, खाना पीना छोड़ देता है, वो छोड़ दिया था। धीरे धीरे ये मर गया, उसके बाद वो भी मर गया, भूखे फराल। समझ में आ रहा है कि नहीं, भूखे फराल समझ में आ रहा है, भूखे फराल। मोबाइल नहीं चला, साइलेंट कर ली थी बेचारा, पकड़ा गई। चलो ध्यान देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया। नारा किसने दिया था, यूसुफ मेहर अली। गांधी जी के साथ पत्रकार कौन था, फिश, कौन था, फिश, लुईस मैथियास, फिश। और बाकी आंदोलन में मिलर, बाकी आंदोलन में मिलर, और भारत छोड़ो में फिश। नारा दिया यूसुफ मेहर अली। रूपरेखा तैयार किया जवाहरलाल नेहरू। ऑपरेशन रूबिकॉन किससे संबंधित, ऐसी सिलसिले में महात्मा गांधी को मारेगा, ऑपरेशन रूबिकॉन। ऑपरेशन जीरो के तहत क्या किया गया, गिरफ्तार कर सबको, गिरफ्तार कर, सब आदमी गिरफ्तार हो गए। आंदोलन का नेतृत्व करेगा, तो बच गए थे मदन मोहन मालवीय, इन्होंने नेतृत्व संभाल लिया, मदन मोहन मालवीय। अब बंबई और नासिक में भूमिगत होकर रेडियो स्टेशन पर संचालन किया, और उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया और बीएम खाकर। मेनली जो रेडियो स्टेशन संभाली थी उषा मेहता पूछता है, क्या पूछता है एग्जाम में, उषा में। तो रेडियो संचालन उषा में, रेडियो संचालन और अंडरग्राउंड के नेतृत्व मदन मोहन मालवीय। अंडरग्राउंड के नेतृत्व किए मदन मोहन मालवीय, और नेतृत्व किया मदन मोहन मालवीय। भूमिगत हो गया रेडियो स्टेशन, इसका दूसरा नाम क्या, अगस्त क्रांति। 8 अगस्त हुआ था, 9 अगस्त को सारे नेता लोग खाली हो गए थे। और अगले 2 दिन बाद यहाँ पे ये वाला याद रखिएगा, 11 अगस्त 1942 पटना के स्टूडेंट सब निकल गए यहाँ पर। पटना में सचिवालय पे तिरंगा झंडा लगाने के लिए विद्यार्थी निकल गए, और विद्यार्थी जब निकल गए झंडा लगाने के लिए तो सचिवालय की बिल्डिंग पे चढ़ गए, सचिवालय की बिल्डिंग में चढ़े, अब ब्रिटेन का झंडा तूल के नीचे फेंक दिया। बिहारी आदमी इस समय कहाँ छोड़ देगा वहाँ पे, और भारत का तिरंगा झंडा लहरा दिया। तो उस समय जो पटना का जो डीएम था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आर्चर था, क्या नाम था, आर्चर था, उसने गोली चलवा दिया। क्या करेगा, गोली चला, और 7 विद्यार्थी शहीद हो गए। इस घटना को हम सचिवालय हत्याकांड कहते हैं। आर्चर में कितने लोगों को मार दिया, डेट ये पूछता है सचिवालय हत्याकांड का, 11 अगस्त 1942, 11 अगस्त 1942, 11 अगस्त 1942, 11 अगस्त 1942। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अच्छा वही आयश था, आयश तो नासिक वाला था।
इस घटना को सचिवालय हत्याकांड कहते हैं। इसी आंदोलन के दौरान रेल पटरी उखाड़ने की सबसे बड़ी घटना मुंगेर में आई थी सर। मुंगेर में रेल पटरी उखाड़ा गया, इसका रीजन क्या था कि अंग्रेज जो थे सब पटना की ओर कूच कर दिए थे, सब पटना की ओर कूच कर दिए थे और वहां से अंग्रेज छावनी से, बैरकपुर छावनी, बंगाल छावनी से और भागलपुर छावनी से सैनिकों को ट्रेन में भर के ले आ रहे थे। ट्रेन चूंकि बड़ा साधन होता है, तुरंत आ जाएंगे, ट्रेन के अलावा उस समय बस था नहीं, तो फिर घोड़ा एक इसमें टाइम लगेगा, तो मुंगेर से जाएगी ट्रेन यहाँ पे, तो मुंगेर वाला कहा सके तरीके से पूरी फौज पहुंच जाएगी, दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। पटरी उतार दिया, जा खोल दिया पटरी मुंगेर वाला। हाँ फैक्ट्री आगे बढ़िया, तो बताइए रेल पटरी कहाँ उठा दिया गया। अब बलिया वाला अपने को आजाद घोषित कर दिया। चीतू पांडे कहा आजाद है, चीतू पांडे ने क्या घोषित कर दिया आजाद। अंग्रेज जाते थे तो सीधे मार देते थे, सब आदमी बंदूक लेके घूमते रहते, मार देते, सीधे मार दिया सीधे, कोई नो एक्सक्यूज। गाड़ी घुस गई घर के अंदर, मतलब गांव में गाड़ी घुस गई, उन लोग को लगता था कौन है भाई, सामान्य आदमी भी तो बंदूक ले लेता था, मार दिया। अंग्रेज कैसे छोड़ बलिया को आजाद कर देते हैं, बलिया क्या करते हैं, आजाद कर देते हैं, किसी को दिक्कत। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत। इस आंदोलन के दौरान बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस के झंडा किसने लगा था, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली। बाद में रेल मंत्री कौन बने, अरुणा आसफ अली, कौन बने, अरुणा आसफ। कलकत्ता बरुआ यानी असम भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोकुला पुलिस थाने पर तिरंगा फहराने में पुलिस ने क्या कर दिया, गोली मार के शहीद कर दिया। सतारा में 20 आजाद हो गया, दो जगह आजाद हो गया, बलिया और सतारा, बलिया और सतारा, बलिया और सतारा, ये क्या हो गया, आजाद, बलिया और सतारा आजाद हो गए। हमें आजादी की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है जिसका कोई हिसाब नहीं। अंग्रेज जितना हम लोग को गुलामी से तड़पाए सब, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ बांट के दे दी सब। आज म्यांमार, वहां से रोहिंग्या घुस गया, बांग्लादेश, वहां से बांग्लादेशी घुस गया सब, लुंगी पहना सब हिल गया सब, पाकिस्तान आतंकवादी घुस गया सब। ठीक ठाक भारत से दुश्मनी नहीं अगर कोई रखता है तो फिलहाल अभी अफगानिस्तान, फिलहाल अफगानिस्तान जो भारत का था दुश्मनी नहीं रखता है फिलहाल। लेकिन ऐसा नहीं कुछ शरीफ था, पहले वाला जो तालिबान था वो पाकिस्तान के समर्थक था, वर्तमान तालिबान पाकिस्तान के फेवर में नहीं है। अभी तो भारत ने ना छुपे छुपे, हालांकि बात बता देने में कोई गुरेज नहीं है, भारत ने भाई जो है उसको हम लोग बोलने में क्या जाता है, जो है रियलिटी है, भारत ने छुपे छुपे अफगानिस्तान को एंटी ड्रोन हथियार प्रोवाइड करा दिया है। और ये वही एंटी ड्रोन है जो ऑपरेशन सिंधु में यूज हुआ था। अभी पकड़ा दिया किसको, अफगानिस्तान। अब पाकिस्तान वाला पूछ रहा था क्या जा रहा है, तो भारत कहता है गेहूं जा रहा है। भारत अच्छा रोक भी पाएगा क्या, रोक तो पाएंगे नहीं। यहाँ पे तुम लोगों को हम ईरान के ऊपर से जहाज मार के जाएंगे, सिविलियन जहाज को तो रोक नहीं सकते। हम लोग ने उसको पहुंचा दिया अच्छा से। अब पाकिस्तान ने तुर्की से ड्रोन लाया था बेरेटर, समझ में गया, तो ड्रोन लाया और उस ड्रोन से ना पाकिस्तान तालिबान के ऊपर उड़ रहा था। अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में एक टीटीपी है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, मतलब वो भी तालिबान है बट वो भारत को, वो पाकिस्तान को पीटने के लिए, वो इंडियन को भी मानते हैं सब। कहते हैं कि पाकिस्तान में शरिया कानून होना चाहिए, हाँ एकदम शरिया कानून लाओ, एकदम एकदम शरिया कानून लाओ, पाकिस्तान को ले जाओ डुबाओ। लेके आओ अपना इस्लामिक कानून को शरिया कानून कहते हैं। कई बार लोग एग्जांपल देखते हैं कि अरब देश कितना डेवलप है। देखिए एक होता है कि आपने कुछ करके डेवलपमेंट हुआ है, जैसे यूएई, सिंगापुर, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, जापान, ये कुछ करके डेवलप हुए हैं। रही बात सऊदी अरब की, उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल पेट्रोल निकल गया और उनकी हैसियत नहीं है जो ये बता सके कि कितना पेट्रोल रिजर्व है उनके पास। एक्चुअल किसी को पता ही नहीं कितना पेट्रोल है। अब 10 साल का है कि 20 साल का ही पता नहीं है। अब पता नहीं क्या आप देखिएगा सऊदी अरब अचानक टूरिस्ट पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, अचानक से इसका तेल खत्म होने वाला है। और हम पहले बता देते तेल खत्म खेल खत्म। आप देखिएगा कतर बालू में फुटबॉल खेल रहा है, अब फीफा ऑर्गेनाइज कराने लगा यहाँ पे, नहीं समझेगा। ओमान को देखिए, भारत से बड़ा अच्छा खैर ओमान का हमसे शुरू से ही दोस्ती अच्छी थी वहाँ पे, तो इन लोग का अलग चीज है। तो वो डेवलपमेंट है किस आधार पे, किस्मत, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, कोई करके तो डेवलप नहीं हुआ। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान में एक आतंकवादी संगठन है, नाम है तालिबान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी, वो इंडिया को कुछ नहीं बोलता है। अब तालिबानियों को दोस्त मानता है, वो अफगानिस्तान में घूमते हैं सब, हल्ले मिसाइल रॉकेट लॉन्चर मारते हैं किसको, पाकिस्तान को। अब ये क्या करता है, पाकिस्तान ड्रोन लेके जाता है और अफगानिस्तान में घुस जाता है और तालिबान के तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो तहरीके तालिबान उनके जो आतंकवादी हैं उसको मार देता है। इससे तो पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा, अपने दुश्मनों को मारेगा। भारत ने एंटी ड्रोन किसको दे दिया, अफगानिस्तान। अभी परसों गया था पाकिस्तान का एक ड्रोन, उसको मार के अफगानिस्तान वाला गिरा दिया। पाकिस्तान परेशान है यार, अफगानिस्तान के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं थी यार, उसके पास नहीं थी। अफगानी हमारे भाई है सब। आज भी एक अफगानी सब में भी देखिए, उनकी बिजली बनती है, सलमा डैम, सातू डैम भारत ने बनाया। आज भी पूरे अफगानिस्तान में अगर कोई बच्चा सीरियस बीमार होता है तो काबुल में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हॉस्पिटल में आता है, जो बच्चों का एकमात्र बड़ा हॉस्पिटल है। अफगानी हम लोग बहुत मानते हैं यहाँ पर। इंडिया का मैच, इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा ना, अगर इंडिया जीत गया ना, जितना इंडियन खुशी मनाता है उतना ही अफगानिस्तान वाला भी खुशी मना। हम लोगों ने गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट दिया कि नहीं गिफ्ट दिया, और ये अफगानिस्तान वाला भी जब है सब, हम लोग गिफ्ट दिए हैं तो एक आध दिन आगे पीछे करके मारना चाहिए। 1 जनवरी को मार दिया, हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया, 1 जनवरी को मार दिया यार, एक आध दिन वेट करो। तो अफगानी है सब, वेट नहीं करता है सब, आप खुशी मना दिया सब, मार के पाकिस्तान वाला कुछ कि भाई हाँ शुरुआत अच्छी, पाकिस्तान का करना यार। अब अफगानिस्तान के आतंकवादियों को मारेंगे नहीं तो हमको मार देगा सब, ये घुस के तो मार नहीं सकते, इनकी औकात नहीं, तालिबान के आगे घुस जाए, इनकी इतनी तो हिम्मत नहीं, मार के बिरयानी में खा जाएगा सब। अमेरिका को मार के भागने में टाइम नहीं लगा, रूस अमेरिका को बच्चा बच्चा गोली मारता है, महिला में दहेज में के ले जाती है, ननद के हमने पहले से। तुम लोग भी ले जाओ किलो। भारत ने क्या कर दिया, दे दिया, हम जाता रहता है सबका अपना अपना। तो स्वतंत्र जो सबसे पहले हो जाता है, अफगान वाले बहुत पहले ही स्वतंत्र हो गए, इसलिए अंग्रेजों ने बहुत पहले आजाद कर दिया। हम लोग में 2 सबसे पहले आजाद हुए, बलिया और बताइए, ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा लहराने वाले, रेडियो संचार करने वाले, भूमिगत आंदोलन का नेतृत्व करने वाले मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, बताइए भारत छोड़ो आंदोलन का नामकरण सुझाव करने वाले, नहीं नामकरण और प्लानिंग की, अच्छा इसका प्लानिंग किसने किया, जवाहरलाल नेतृत्व पर प्लानिंग जवाहरलाल ने, महात्मा गांधी। ऑपरेशन चला गया जीरो, ऑपरेशन रूबिकॉन क्या था, महात्मा गांधी को मारने के लिए क्या चला गया, ऑपरेशन रूबिकॉन। 2 जगह जो आजाद हो गए, 17 और 15, ट्रेन की पटरी उखाड़ दी गई, ट्रेन की पटरी उखाड़ दी गई। अरुणा आसफ अली सुचेता की प्लानिंग, उषा मेहता आदि महिलाओं ने क्या कर लिया, बढ़ चढ़ के सर। अरुणा आसफ अली, इसको पूरा समझते थे आप लोग, उषा मेहता, अरुणा आसफ अली, समझ गए कि नहीं, अरुणा आसफ अली।
राम मनोहर लोहिया क्रांतिकारी उषा मेहता नेतृत्व कर रही थी और भाषण राम मनोहर लोहिया ने किया था। और अरुणा आसफ अली आगे जाकर रेल मंत्री बने। इसमें इन 3 लोगों का नाम याद रखेंगे। अरुणा आसफ अली, इनका नाम अरुणा गांगुली था, आसफ अली से विवाह हुआ था इनका। अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली। आगे बढ़े। इस आंदोलन में हिंदू महासभा, ध्यान दीजिएगा, इस आंदोलन भारत की दुर्भाग्य देखेंगे, इस आंदोलन में हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और मुस्लिम लीग भाग नहीं लिया था। और इसी से जुड़े थे नाथूराम गोडसे। समझा क्या? नाथूराम गोडसे इसी से जुड़े, भाग नहीं लिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। मतलब मनोहर कांग्रेस के थे। हाँ, मतलब मनोहर किसके थे? कांग्रेस के थे। और इन्होंने भाग नहीं लिया, ना हिंदू महासभा लिया, ना कम्युनिस्ट पार्टी लिया, ना यूनियनिस्ट पार्टी लिया। अच्छा, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, वो तो समझ में आता है यार, वो तो गद्दार थे ही सब। वो तो भाई कम से कम इनको तो भाग लेना चाहिए। अच्छा, नाथूराम गोडसे उसी से जुड़े हुए थे हिंदू महासभा से। और उसके बाद इनको जग गया कि भाई गांधी ने विभाजन किया, तो भाई भारत छोड़ो आंदोलन में तुम क्या नहीं आए थे? नहीं समझे? गांधी को उन सब लोगों ने मिलकर एक बढ़िया प्लान कर लिया, जो लड़ाई नहीं लड़े थे, आजादी की लड़ाई नहीं लड़े थे। लोग उन पे सवाल उठाए, इसलिए मार दिया, कहा कि यही था विभाजन, इधर उधर छोड़ दिया यहाँ पर। समझे? जब लोग आपस में लड़ेंगे तो अपने मुद्दों को भूल जाएंगे। आप बताइए अपने पिताजी से, आप कहिएगा कि पिताजी हमको पढ़ाई करना है, कुछ किताबें खरीदनी है, पैसे चाहिए, ये आप तभी बोल सकते हैं जब घर में शांति है। पता चला मम्मी पापा आपस में लड़ गए, तो ऐसे छोड़िए ना, बता दीजिएगा किताब चाहिए, या तबाह हैं। इसीलिए पब्लिक सवाल ना पूछ सके, इसलिए बिना मतलब की चीजें क्या होती हैं उठा दी जाते हैं, बिना मतलब वाली चीजें उठा ली जाती है। आगे बढ़े। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद राजगोपालाचारी अखिल भारतीय मुस्लिम और कांग्रेस के बीच में क्या किया? गतिरोध करने के लिए एक समझौता किया। ये राजगोपालाचारी है ना, इन्हीं का नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सीआर फॉर्मूला। ये भारत का विभाजन हुआ ना, देख लीजिए, राजगोपालाचारी फॉर्मूला था, सीआर फॉर्मूला, यही है। हाँ, यही तो विभाजन का सबसे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दी वे आउट, वे आउट मतलब क्या प्लानिंग रहेगा, तो दी वे आउट नामक अपना एक प्रपत्र जारी किया और बाद में इन्हीं के सीआर फॉर्मूला हुआ। और अंग्रेज तो चाहते ही थे, वो अंग्रेज अपने ऊपर कलंक नहीं लेना चाहते थे। जिन्ना तुम दंगा करा दो, हम तुमको दे देंगे, थोड़ा दंगा मजबूत कराना, जिन्ना दंगा करा दिया। इधर सोचते थे कि ऐसा आदमी मिले जो विभाजन को स्वीकार करे। गांधी स्वीकार नहीं करना चाहते थे, नेहरू स्वीकार नहीं करना चाहते थे, सरदार पटेल स्वीकार नहीं करना चाहते थे। राजगोपालाचारी को आगे हुए, सीआर फॉर्मूला सुनाया गया। दंगा इतना ज्यादा हो गया कि ये लोग जो नहीं चाहते थे प्रेशर में आ गए। फिर इन लोगों ने एक असेसमेंट किया, राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू और ये सरदार पटेल और जो उस समय के लोग थे, जो मेन टॉप लीडर्स ने, पाकिस्तान के पास कोई संसाधन ही नहीं है, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। और हकीकत में था पाकिस्तान के पास बस एक कराची था, तो पाकिस्तान के पास एक ही शहर था कराची, और लाहौर पाकिस्तान को मिला नहीं था। तो जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था सीरियल रेड क्लिफ से कि हमारे पास एक भी देश, एक को जगह, इस्लामाबाद बाद में बसाई गई उसकी राजधानी, जैसे नोएडा बाद में बसा ना, चंडीगढ़ बाद में बसाया गया, पुणे बाद में, वैसे वो बाद में बसाया गया था इस्लामाबाद। तो उसके पास एक ही शहर था कराची। तो जिन्ना कहा कि हम लोग तो भीख मंगा हो जाएंगे महाराज, एक को शहर है कराची, एक शहर पे एक देश कैसे चलेगा, वो भी इतना बड़ा देश है। तो सीरियल रेड क्लिफ ने कहा कि तो कौन चाहते हो, कि सब विभाजन करिए, कोनो आसपास कोनो शहर दे दीजिए। कहा कि एक शहर लगा अमृतसर, ये लाहौर, तो लाहौर अमृतसर चले, लाहौर दे दो, तो ठीक है 15 किलोमीटर खींच दीजिए, हो जाएगा। यहाँ पे खींच दिया, लाहौर किसको दे दिया? पाकिस्तान। जबकि पूरे एशिया में सबसे अच्छा सौहार्द वाला जगह लाहौर था। वहाँ सिख बड़ी संख्या में, मुस्लिम बड़ी संख्या में, हिंदू बड़ी संख्या में, ये तीनों का गढ़ था लाहौर। लाहौर में तीनों रहते थे, इसलिए लाहौर बड़ा प्रसिद्ध था अपने भोजन के लिए। रीजन क्या है कि सबका अपना अपना एक भोजन होता है। जैसे मुस्लिम के पास जाएंगे तो शाकाहारी शायद उतना अच्छा ना बना पाए, क्योंकि उसके यहाँ नॉनवेज खाइए, उसका एकदम जबरदस्त बना के खिलाए। खाने में तो कितना पीछे छूट गया, सब में तो खाना पीना बनाने में तो उसको नॉनवेज वाले मैटर में उसका कोई तो नहीं है। जाके दिल्ली जाएंगे, दरियागंज दिल्ली में, और लाल किला के नीचे जहाँ कभी उर्दू बाजार हुआ करता था, वहाँ कबाब की दुकानें हैं, और टेस्ट इतना बढ़िया खिला देगा, इतना बढ़िया कि आपकी दुश्मनी भी रहेगी तो कहेंगे बढ़िया बनाया भाई, तुम बाबा चाहिए, ठीक हो। तो लाहौर में क्या था, सारे धर्म के लोग वहां रहते थे, और सबका अपना अपना कुछ ना रिलीजियस कुजीन होते हैं। अब जैसे जितनी दिवाली में मिठाइयां बन जाएंगी, भारत का कोई भी हलवाई उतनी मिठाइयां अन्य किसी त्योहार में नहीं बनाएगा। मतलब दुकान अगर यहाँ है ना, दिवाली के दिन ऐसे सजा के घुमा तक जाएगा दुकान वहां तक रोड तक, क्योंकि जितनी मिठाइयां उस समय बनेंगी उतनी कभी नहीं बनेंगी। तो लाहौर इस मामले में इतना रिच कल्चर वाइज था लाहौर, जिसको पाकिस्तानियों ने बर्बाद कर दिया। आज आप देखेंगे लाहौर में ना उतने सिख भाई मिलेंगे, ना हिंदू भाई को तो छोड़ने नहीं किया, किसी को कहाँ ही छोड़ा उसने, जबरदस्ती टॉर्चर करके कर दिया। जबकि इस्लाम धर्म का मूल सिद्धांत ये है ही नहीं। इस्लाम धर्म का मूल सिद्धांत है कि आप किसी दूसरे धर्म को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उनका मूल सिद्धांत है। लेकिन ये लोग मूल सिद्धांत माने कैसे? एक चीज गौर करिएगा ना, कि जो धर्म के आधार पर लड़ता है वो लड़ाई कभी बंद नहीं करेगा। एक वक्त था जब पाकिस्तान वाले हिंदू से लड़ते थे कि हमें पाकिस्तान चाहिए, आज सिया से लड़ते हैं। सिया से लड़के जब सियों की संख्या खत्म कर दिया तो अहमदिया से लड़ते हैं कि तुम अहमदिया अच्छे मुसलमान नहीं हो। ये सब चीज होती है। भारत में भी देखिएगा, अगर भारत में सपोज कीजिए हिंदू मुस्लिम हो रहा है, सपोज कीजिए कि भारत में मुस्लिम न रहे, तो जो मानसिकता है लोगों की लड़ने वाली ना, जैसे पाकिस्तान को देखिए, वहां केवल मुस्लिम हो गए तो मुस्लिम किससे लड़ लिए? सिया सुन्नी से लड़ लिए। यहाँ पे भी अगर केवल एक लड़ेगा तो फिर जाति पे लड़ेगा, तुम इज्जत के हम उच्च जात के, ये जाति पे लड़ेगा। ये लड़ने वाले कभी साथ नहीं होंगे, वो मानसिकता ही खराब होती है। तो ये कभी नहीं होंगे। ये बस आपको लगता है कि आपकी बारी अभी नहीं आई है, तो आप खुशनसीब हैं हम लोग जो इस माहौल में रहते हैं, सब एक साथ रहते हैं। वरना आज के दौर में भी देखिएगा, अगर कोई एक ऐसा गांव मिलेगा जहां किसी एक ही जात का वर्चस्व है, हम किसी एक पर्टिकुलर का नहीं कहते हैं, कई गांव ऐसे मिलते हैं ना जिसमें किसी एक खास जात का वर्चस्व रहता है, संख्या ज्यादा रहती है, आप देखिएगा वहां दूसरे को बड़ी टॉर्चर कर देता है, हो जाता है कि नहीं? टोला घोषित कर देता है उसको, नहीं समझो, राक्षस टोला होता ही नहीं होता, अभी भी हो जाता है उसमें। और एक और जाता है केवल मार करने के लिए, मेंटलिटी देखिएगा, वो एक और जाएगा केवल और केवल क्या करने के लिए? मार कर, और किसी चीज को करने के लिए नहीं, किसी के लिए उठेगा मार कर। तो मानसिकता खराब थी। तो जिन मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, ये तो समझ में आता है, हिंदू महासभा को कम से कम भाग लेना चाहिए, उसने भाग नहीं लिया, ये सवाल का बात है। आगे बढ़िए। किसी को दिक्कत? इस आंदोलन में प्रधान सेनापति कौन थे? लेवल। कौन थे? लेवल। अली नीति को क्या था? वायसराय। नीति को क्या था? बस इस समय वायसराय नीति ने भारतीयों पर दमन के लिए हवाई जहाज से क्या कर दिया था? गोली चलाने का आदेश दिया था। गोली चलाने का आदेश दे दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी, अंग्रेजों की नींव हिला दिया। अंग्रेजों को लग गया था कि भारतीयों को अब गुलाम बनाया नहीं जा सकता है। अब अंग्रेजों ने एक प्लान लाया कि जितना दिन खींच सकते हैं उतना दिन कम से कम खींचा जाए। तो वेवला जो था, इसको ना चेचक हो जाता था बार बार, बंदे को गर्मी बर्दाश्त नहीं होता दिल्ली का, नहीं प्रधान तुरंत इसको चेचक हो जाता था, शुरुआत था नहीं यहाँ पे, इतनी सा दिल्ली रहता था, फटे भाग जाता था शिमला, तो ये रहता था दिल्ली, फटे भाग जाता था शिमला। तो वेवला को प्लान बनाया, वेवला प्लान बनाया, नाम रखा वेवल योजना। क्या नाम रखा? वेवल योजना। 1945 इस समय तक हिटलर आतता करके रख दिया था। हिटलर ने आतता मचा के रख दिया था, इतनी तबाही हो गई थी कि लंदन के लोग डर के मारे रात में लाइट ऑन नहीं करते थे कि हिटलर बम गिरा देगा। उसके पायलट रतिया भर उठते थे, सब जगह रतिया भर उठता था सब, इतना रात भर पूरे। पूछिएगा नहीं अंग्रेजन सबसे, यहाँ पे पूछेगा से, कभी आप लोग हमें पूछा दिल्ली एयरपोर्ट में मिला अंग्रेज था, मोबाइल चार्ज करे तो भी मिला यहाँ पे। हम पूछिए किस कंट्री से? किस कंट्री? इंग्लैंड। इंग्लैंड के बाद चट्टा गए
तो जब हम कहते तो मिल गया यहाँ पे एकदम झीरकुट हो गया था, चावड़ा में झूल गया था। हम कहे चलो भैया सीनियर सिटीजन आराम से पूछेंगे, लेकिन लगा देंगे उसको यहाँ पे। तो बैठ के हमने बात की, पहले हम कहीं शुरुआत भाग भाग जाएगा, पहले अच्छा बात बोले लंदन इज वेरी ग्रेट सिटी एंड ये वो। उसके बाद हम पूछे कि हिटलर मारा था तो लाइट क्या बंद कर देते, उठा चार्जर लेके चल गया, जाके बैठ गया वो बर्गर की दुकान पे, हम जाके बैठ गए। तो मेरी फ्लाइट आ गई, अनाउंस हो गया कि पटना की फ्लाइट आ गई। तो उसका तो हम तो छोड़ रहे, हम तो उस दिन 1 घंटा लेट हुई रहती ना, वो मुझे लगा लेता या तो मार हो जाता, मार तो नहीं होता, मुझे लगा लेता पक्का। बहुत डरपोक होता है सब, ज्यादा बहादुर नहीं है सब। ये किससे लड़ा है सब? जिसके पास कोई हथियार नहीं है। जिस दिन हमने हथियार उठाया था उस दिन अंग्रेज भाग गए थे। जिस दिन हमने हथियार उठाया था उस दिन भाग गए। ये किसको मारते हैं जिसके पास कोई हथियार नहीं है? अच्छा अभी देखिए 2 साल से पूरा यूरोप मिलकर गाजा को मारा था सब, 1 हफ्ता हमारा ईरान सब शांत हो गया। ईरान से लड़ा सब नहीं। ईरान का जिंदा रहना इसलिए जरूरी है कि हमारा दोस्त है, हमें सस्ता पेट्रोल मिल जाता है। हम क्या जरूरत है तो डूबते ईरान को मरने के लिए, मर जाएगा तो पेट्रोल 150 रुपया हो जाएगा, हम गरीब आदमी कहां जाएगा? और केवल पेट्रोल से नहीं होता, उससे रिलेटेड सारी चीजें महंगी हो जाएगी। डीजल पेट्रोल महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा। अब जो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो जो केरला से नारियल पानी आ रहा है आपको 60 रुपया मिल रहा है, वो पेट्रोल महंगा उसे 90 रुपया मिलेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है ना। अब जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंडिया में 25% है वो बढ़ के 40% हो जाएगा। तो महंगाई जो भी चीज है उसमें लगभग उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो ये लड़ते भी नहीं है सोचना यहाँ पे। तो वेवला कहां भाग जाता था? शिमला में। तो वेवला लाया 1945 में योजना, और इस वेवल योजना क्या लाया? वेवल कहा कि देखो भैया हम वेवला है, हम रहेंगे वायसराय और एक रहेगा कमांडर इन चीफ, बाकी के सारे लोग क्या रहेंगे? भारतीय। बाकी 12 लोग क्या रहेंगे? भारतीय। उसमें 6 हिंदू हो जाएंगे, 6 क्या हो जाएंगे? मुस्लिम। क्या हो जाएंगे? मुस्लिम हो जाएंगे। यहाँ तक में भी बात बनने वाली थी। इसी की बात जाकर कहा किया शिमला में, दिल्ली के बैठने वाला था, लेकिन इसको गर्मी मार दिया, उसको फिट मार दिया, इसको भागे कहां पे? शिमला। तो वेवला कहां भागा? शिमला। क्या भाग गया? शिमला। शिमला भाग गया यहाँ पे। तो वेवला भाग गया यहाँ पे। लेकिन क्या शिमला सम्मेलन सफल हुआ? शिमला सम्मेलन सफल होने का एक बड़ा रीजन था कि मुस्लिम लीग का कहना था कि जो 12 में से 6 मुस्लिम रहेंगे वो 6 के 6 मुस्लिम लीग से आना चाहिए। इधर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, कहा कि हमें कुछ कमी नहीं है, हम तो कांग्रेस से आते हैं, हम नहीं आ सकते हैं। कहा कि उससे मतलब नहीं है, आप लोग का ये 6 कोटा है ना, 6 का 6 आपका, मुस्लिम रख लीजिए, लेकिन भाई 6 हमारे पास रहेंगे। इसलिए आप गौर करके देखेंगे जिन्ना की बातों को, जिन्ना की एक्टिविटी से आपको लगेगा काम ये कर जरूर रहा है, लेकिन करवा कोई और रहा है। इतना नीचता की बात जिन्ना कैसे करेगा जबकि बड़ा हाई प्रोफाइल पढ़ाई लिखाई किया था, वकील था, पढ़ाई भी ठीक ठाक किया था, समझ गया, विदेश से पढ़ गया था, सुअर वगैरह खाता था। आगे बढ़े तो बताइए और बिगाड़ दिया, कहने सुअर नहीं, सुअर का रस सुअर का सूप पीता था। इंडिया में भी आप देखेंगे ना तो नॉर्थ ईस्ट में बीफ और पोर्क, सुअर के मांस को पोर्क बोलते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा बीफ चलता है। अभी एक किरण रिजिजू जी है ना मंत्री, अपने मोदी जी के जस्ट पीछे बैठते देखना। हाँ अच्छा क्या उन्होंने कहा कि मैं बीफ खाता हूँ, जिसको जो करना कर लो। अरे भाई कोई क्या करेगा, हम नहीं कर रहे, बट जिस पार्टी में आप है वही कहती है कि बीफ पे बैन लगाएं, कम से कम इसका तो ध्यान रखो यार। कुछ कोई गोली मारेगा भाई आपको, हाउस मंत्री कोई क्या करेगा, बट एटलीस्ट अपने पार्टी लाइन का ध्यान रखो। नहीं समझे? अब अगर बैठा मोदी जी के, हाँ उन्हें मीडियम बोला था, बाद में मोदी बुला के डांटे, भाई तू सब खुलेआम बोल देता यार। आगे बढ़े तो नॉर्थ ईस्ट में बीफ एकदम कॉमन है, मतलब वहां चिकन मटन कम, बीफ ज्यादा। और गोवा में फिश, मछली और बीफ ये कॉमन है। मछली तो समझ में आता है कि समुद्र के किनारे वाला एरिया है तो मछली, बट बीफ वहां पे भी कॉमन है। समझ गया कि नहीं? तो बीफ में ना काऊ एंड बफेलो दोनों आ जाते हैं, दोनों मीट आ जाते हैं उसमें, काऊ एंड बफेलो दोनों। यूरोप वगैरह में ज्यादातर लोग बीफ ही खाते हैं, यूएस अमेरिका वगैरह वहां पे तो सबका अलग लेवल है। अपने यहाँ तो खैर धार्मिक आस्था है, ये सब चीजें भाई कम भी क्या ही कहिएगा, हम लोग का कम। बांग्लादेश में जितना गाय नहीं है उससे ज्यादा गाय के मीट का एक्सपोर्ट करता है। ये कैसे हो रहा है? ये हम गारंटी कर रहे हैं कि भारत से ही गाय जाती है बांग्लादेश में, हम लिख के देते हैं। हाँ कई बार पकाया गया है, हाँ वो बिकता ही है यहाँ से भी। तो अब भारत में देखो दुर्भाग्य क्या है कि जिस तरह से हम बिहारियों का विकास रुका है राजनीति में पीस के, उसी तरह गौ माता भी राजनीति में पीस गई, नहीं पीस गई? दुर्भाग्य ये राजनीति का शिकार, सोचो राजनीति का शिकार जो हुआ पीस जाता है, गौ माता को नहीं छोड़ा। अच्छा ये आप बोलते हैं कि किरण रिजिजू बोलते हैं कि मैं खाऊंगा जो करना है, भाई आपको कोई बहुत बड़ा ओलंपिक थोड़ा है, ओलंपिक का मेडल है। अब बैठते हैं मोदी जी के बगल में, मोदी जी कौन काबिल देखे नहीं है, मोदी देखते तो रिजिजू भाई। आगे भाई तो मुस्लिम लीग की जो मांग थी बेतुकी मांग थी कि नहीं थी? और कांग्रेस ने सोची समझी रणनीति के तहत 6 साल के लिए अध्यक्ष पद किसको दे दिया था? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद पढ़ा लिखा समझदार इंसान, वो शिक्षा मंत्री, पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। और जब कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने थे तो सबसे कम थे और सबसे लंबे साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और शिक्षा मंत्री भारत के रहते हैं। आगे बढ़े कांग्रेस नेता शीघ्र रिहा कर दिए जाएंगे, गवर्नर जनरल बिना किसी कारण बीटो नहीं करेगा। वेवल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए भारतीयों ने कहां बुलाया गया? शिमला में। लेकिन ये वेवला का जो शिमला सम्मेलन था क्या हो गया? विफल हो गया। क्या हो गया? विफल हो गया। इसने कहा था 14 सदस्यों में से 12 क्या रहेगा? भारतीय, 6 मुसलमान और 6 क्या रहेंगे? हिंदू। लेकिन जिन्हों का कहना था कि 6 के 6 मुस्लिम कहां से आएंगे? तो उसने मौलाना अबुल कलाम आजाद का कहना था कि 6 मुसलमान कह रहा है, बकलोल नहीं, 6 क्या लाना है? मुसलमान तो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन उसका कहना था मुसलमान बने मुस्लिम लीग से। तो भारत में भी गांधी ने भी बहुत समझाने का प्रयास किया था। गांधी ने कहा था कि कायदे आजम कहा था कि मान जाए, समझा कि नहीं गया? समझा क्या? जिन्ना राजनीतिज्ञ है, नेहरू देशभक्त है और राजनीतिज्ञ है, कौन? जिन्ना। लेकिन जिन्ना मान ही नहीं रहा था, उसका एक रीजन। आगे बढ़ते तो जिन्ना का तो पहले से फिक्स हो गया था, इससे विभाजन कर ही दिया, द्वितीय विश्व समाप्ति के बाद संविधान ये सब खत्म हो गया। विवाद का कारण भी बता दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग का इसका कहना था कि मुस्लिम लीग मेरी ओर से। नौसेना विद्रोह, ये कई बार क्वेश्चन पूछता है, डेट याद रखिएगा 18 फरवरी 1946, 18 फरवरी 1946। जहाज का एक ग्रुप था HMS तैयार तलवार, इसको आप INS भी बोल सकते हैं आप, उस समय HMIS नाम था, अब तो आप INS बोल सकते हैं, इंडियन नेवल शिप तलवार। 18 फरवरी 1946 को INS तलवार के सैनिकों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। अब आप कहिएगा कि सर एक जहाज पर 5000 सैनिक आ सकते हैं, तो देखिए जो बैटल ग्रुप होता है ना उसको एक ही नाम से जाना जाता है। जैसे हम कहेंगे कि INS विक्रांत चल रहा है तो समझिए कम से कम उसके साथ 40 जहाज चल रहे हैं। कितने जहाज चल रहे हैं? 40 जहाज चल रहे हैं। तो INS विक्रांत अकेले नहीं जाना जाता है, किसके नाम से? एक जो हेड है, जैसे हम आपसे कहें राजधानी ट्रेन जा रही है तो एक डिब्बा जा रहा है,
15 20 रोटी बजाएगा नहीं करा, वैसे नेवी में होता है जो मेन हेड होता है उसी के नाम से जाना जाता है। जैसे कहीं आईएनएस विक्रांत जा रहा है, उसके साथ नीचे पानी के नीचे एक पनडुब्बी होगी, आगे एक माइंस को मारने वाला होगा, उसके पीछे एक छोटे जहाज को ड्रोन को मारने वाला जहाज होगा, एक होगा बड़का मिसाइल लेकर घूम रहा होगा, एक फ्यूल टैंकर घूम रहा होगा, एक में मेडिकल डिपार्टमेंट होगा, एक होगा जिसमें गोला बारूद रखा होगा, सारा एक सर्विलांस का काम कर रहा होगा, कुछ नहीं, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो पूरा ग्रुप चलता है, बैटल ग्रुप बोलते हैं उसको, बहुत बड़ा होता है। वैसे ही आईएनएस तलवार एक जहाज नहीं था, 5-6 जहाजों का ग्रुप था, बैटल ग्रुप, उसके 5000 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। क्योंकि हम जो बात बोले थे कि याद कीजिए कि भारत आजाद हिंद फौज के सैनिक गरियाना चालू कर दिए सब, जो अंग्रेजों की ओर से लड़े, अंग्रेजों की औलाद है, नहीं समझा, बाप का नाम बदल दो। यहाँ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, 5000 सैनिकों ने आजाद हिंद फौज का लोगो लगा दिया, कहा कि हम लोग क्या है, आजाद है, अंग्रेजों को मार देंगे यहाँ पे, अब पूरा जहाज अपने कंट्रोल में ले लिए। और जो जहाज का कप्तान था, जो अंग्रेज था, उसका मुड़िया ऐंठ के, समझ गया, और जो बाथरूम होता है जहाज में उसका डाल दिया, और 19 निकल के पानी में चल गया, पॉट होल बोलते हैं उसको, उसने फेंक दिया, मर गया। उस अंग्रेज कोई उसमें अंग्रेज था नहीं, एक दो बचल थे तो इंजन रूम में घुस गया सब, उसको निकाल के मार के हाथों गोला बांध दिया, भारतीय मारा सबने, हाथों गोला बांध के फेंक दिया था, पूरा पानी में मर गया सब। अंग्रेजों ने कहा इस जहाज को हम लोग तोप से गिरा देंगे, मार के डुबो देंगे, तोप से मार के क्या कर देंगे, डुबो देंगे। तो बीच में समझौता हुआ, सरदार पटेल ने मध्यस्थता किया, अंग्रेजों से कहा कि देखिए हम उन सैनिकों से कहेंगे हथियार डाल दे, बस आपको लिखित देना पड़ेगा कि आप उनको मुकदमा नहीं चलाएंगे, आगे से तो मन बढ़ जाएगा। सरदार पटेल कहेगा जो तेल ले आप, हम जा रहे हैं तो तेरा बुझिए तो लगेगा, तो है वो भी तो तोरे जालिया में चले नहीं जान गया, जब तुमसे मार के गया तो सैनिक सब निकल जाएगा, तो हवाई जहाज मर जाएगा, समुद्र में निकल जाएगा, जिसको तैरने आता है उसमें 80% समुद्र से निकल जाएगा। नहीं तो 20 जो विनायक दामोदर सावरकर थे उनको पकड़ के ला रहा था लंदन से, तो कूद के पानी में कूद, बाथरूम में गए थे ना, तो बाथरूम में खिड़की में कूद भाग गए, समुद्र में नीचे कूद गए, और कूद के समुद्र के तट पे आ गए, तो फ्रांस के सैनिकों ने पकड़ लिया, तो ब्रिटेन को दे दिया, हमको राजनीतिक शरण चाहिए। तो ब्रिटेन कहा क्या हम लोग तो चोर मौसे भाई ना, ब्रिटेन और फ्रांस को चोर दे ही दिया, यहाँ पे शरण नहीं दिया। जैसे हमने बांग्लादेश की शेख हसीना को शरण दिया था, दलाई लामा को शरण दिया कि नहीं दिया, सबको दिया है वहाँ पे, वैसे ही तो सैनिकों को सरदार पटेल ने क्या किया, आत्मसमर्पण करा दिया। क्या करा दिया, आत्मसमर्पण करा दिया। समझा कि नहीं गया, आत्मसमर्पण करा दिया। कहीं मुकदमा चला नहीं, मुकदमा नहीं चला यहाँ पर, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1946 तक अब अंग्रेज मान गए सब, भारत को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और ब्रिटेन में जब डेली लाशें जाती थी ना इंडिया से, डेली 5 गो 10 गो डेली जाने लगी लाशें, तो ब्रिटेन के आदमी भी घुस गया। ब्रिटेन को महात्मा गांधी ने कहा कि बनियों का जगह है, तो इनको बस प्रॉफिट चाहिए, तो देखा कि भारत से अगर 100 करोड़ रुपए आ रहे हैं तो उसकी सुरक्षा में 150 करोड़ खर्च हो रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज जब तक देश नॉर्मल रहेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे कोई नॉर्मल है तो पुलिस स्टेशन उसको कोई दिक्कत नहीं, आधा बैठ के 8 टापरा होगा थाना में बैठ के जितना आदमी है, और आधा गश्ती पे होगा, आराम से होगा, स्ट्रेस नहीं है। अभी को प्रोटेस्ट हो जाए, अभी को खाली प्रोटेस्ट, हिंसक नहीं, नॉर्मल प्रोटेस्ट, 7 जना के 8 टापा निकल जाएगा, उधर एसपी चालू सुनाएंगे कौन है थाना पर भाई, यहाँ पे कैसे निकल गया पता नहीं रखते पहले से, देखो यहाँ पे कुछ भी होगा तो देख लेना, निकल जाएंगे, तो खर्च बढ़ जाएंगे पुलिस के, एक्स्ट्रा फोर्स मंगानी पड़ जाएगी। वैसे ही हो गया अंग्रेजों के साथ। तो अंग्रेजों ने कहा भैया अब भारत को क्या कर देंगे, आजाद कर, बहुत 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 झमेला, इसको गुलाम बनाना आसान बात नहीं रह गया, ये बहुत खतरनाक हो गया सब। तो ब्रिटेन में अंदर खाने की बात चलने लगी कि भारत को आजाद कर दिया जाएगा। तो ब्रिटेन में चुनाव आ गया और वहां पर थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने चुनाव में घोषणा कर दिया कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो मैं भारत को आजाद कर दूंगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि कोई प्रधानमंत्री ये बोल के जीत कैसे सकता है, बट एक्चुअली वही जीत इसलिए गया कि ब्रिटेन के लोग ही उठ चुके थे युद्ध करके। जैसे कोरोना के टाइम पे अगर कोई प्रधानमंत्री आके ये बात बोलता है कि मैं एक ऐसा वैक्सीन ला रहा हूं जिसको लगाने के बाद किसी को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जीत जाता कि नहीं, भट्टे जीत जाता, हाँ भगवान ने बन जाता है। यहाँ पे कोरोना अजीब चीज था, किसी को कुछ समझ में नहीं। सबसे उठपटांग लगा था कोरोना में जब मजदूर के ऊपर से ट्रेन चली गई थी, वो बेचारा 20-30 किलोमीटर से पैदल चल चल के थक के आया था, अब पटरिया पे सो गया सब। उनकी भी क्या है, देखिए ट्रेन की पटरी होती है ना, तो पटरी से 2 फीट 3 फीट तक गिट्टी बैलेस्ट गिरा, उसके बाद घास जम जाता है, तो उन लोगों को भी डर लगता था घास में सोएंगे सांप काट लेगा तब, इसलिए पटरिया पे आके सोए थे लोग कि इस पे सांप नहीं आएंगे सब। अब उनके इतना थक गए थे कि हिम्मत नहीं किया कि आगे जाए, कोई बाजार जा रहा था तो उसके दुकान रहता, दुकान तो बंद चलता है, उसके आगे चबूतरा बना रहा था वहां सो गए, इतना हिम्मत जवाब दे दिया। और उस समय तो कुछ दिखता भी नहीं था, बाजार खुला रहता है तो थोड़ा रात में चहल पहल से समझ में आ जाता है कि 2-4 किलोमीटर है, सारा बाजार बंद रहता था, बहुत बुरा हुआ। तो वहां पर क्लीमेंट एटली ने कह दिया कि हमारी सरकार आएगी तो हम ब्रिटेन को क्या कर देंगे, आजाद कर, भारत को आजाद कर देंगे। जो भारतीय ब्रिटेन में रहते थे उन लोगों ने रातों रात पूरे लंदन में प्रचार कर दिया क्लीमेंट एटली चुनाव जीत रहे हैं, और भारतीय सबसे अच्छा से चुनाव का प्रचार करते हैं। पूरी दुनिया में लड़का बच्चा महिला कूल सब एकदम वहां पे बैनर पोस्टर सब छाप लिए, सब टी शर्ट सब पहन लेंगे सब, नहीं समझा गया जिंदा भारतीय का चुनाव प्रचार बहुत अच्छा से आता है, नहीं समझा गया, हाँ उसको भी बदल देगा से। और बिहार में तो अलग लेवल का, उसको सुनाइएगा ना, उसको बिहार के आदमी कहिएगा ना कि देखो फैक्ट्री लगना चाहिए, रोजगार लगना चाहिए, ये होना चाहिए, सब सुनेगा, एकदम सही कर रहे हैं भैया, एकदम सही कर रहे हैं, ये है। अच्छा इसे आप जाएंगे ना जगह कही तो ना कही तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, टैक्स का पैसा है ना, किसका है, आपका तो है नहीं, जो गवर्नमेंट चीजें दे रही है किसका है, टैक्स का पैसा है। नहीं, 2 चीजें आप नहीं कह सकते। देखिए बिहार में समस्या क्या है, हम हमेशा स्टूडेंट को भी कहते हैं आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इससे हमें दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि आप उम्मीद पाले हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा, वही यहाँ पे है। जब आप मरेंगे पैसा दारू शराब जात, फिर आप खोजने लगते हैं कि डेवलपमेंट नोएडा की तरह ही नहीं होगा, यहाँ पे आप रहिए वैसे शांति से, नहीं समझेगा। एक बार जाके देखिए ना नोएडा, कितने लोग गए नोएडा, 50 साल में भी बिहार वैसा होगा, बहुत बहुत पिछड़ गया, बहुत डेवलप। गुड़गांव, दिल्ली तो कंजस्टेड है, दिल्ली में कौन सी, गुड़गांव और नोएडा, इसके आगे दिल्ली झुकी जो भी लगता है मतलब नोएडा से दिल्ली देखना है ना, पैसे दिखेगा, ओ जो बस्ती बसी है वो दिल्ली है, हाँ दिल्ली है वो, दिल्ली हाँ दिल्ली और नोएडा को देखते यार, ये सब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही है, ये कहाँ पे है, अरे दिल्ली नहीं है नोएडा, बहुत डेवलप हो गया। कैबिनेट मिशन, तो क्लीमेंट एटली चुनाव जीत गए। क्लीमेंट एटली ब्रिटेन में किसकी सरकार आ गई, लेबर पार्टी, प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली। उन्होंने कहा कि भारत को आजाद कर दिया जाएगा 1948 में, कब आजाद कर दिया जाएगा, 48।
उससे पहले उन्होंने 1946 में अपने 3 मंत्रियों को भेजा, जिसे हम मंत्रियों को कहते हैं कैबिनेट मंत्री, इसे कैबिनेट मिशन कहा गया। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया, इसमें क्रिप्सोवा भी आया था क्रिप्सोवा भी आया था, जिसको गांधी जी गरिया के भगाए थे, नहीं तो 1942 में भगाए थे। क्रिप्सोवा भी आया था। तो क्रिप्स एलेक्जेंडर लॉरेंस, शॉर्टकट में कॉल, के से क्रिप्स, ए से एलेक्जेंडर, एल से लॉरेंस, क्रिप्स एलेक्जेंडर लॉरेंस। इसकी अध्यक्षता यानी लीडर कौन था? एल से लीडर, एल से लॉरेंस। लीडर कौन था? लॉरेंस। लीडर कौन था? लॉरेंस। लीडर कौन था? लॉरेंस था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और इन्होंने आके बोला कैबिनेट मिशन कि भारतीय अपने लिए संविधान बनाए, 1948 तक हम देश आजाद करेंगे, तब तक आप लोग अपना संविधान बना लीजिए और तब तक आप लोग डिसाइड कर लीजिए कौन कौन सा मंत्री रहेगा। तो संविधान बनने से पहले आप लोग अपनी अंतरिम सरकार बना लीजिए। क्या बना लीजिए? अंतरिम सरकार बना लीजिए। किसी को दिक्कत? इसी में एक बवाल चलता है कि अंतरिम सरकार में सरदार पटेल को होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सरदार पटेल। सरदार पटेल को उस समय लंग्स कैंसर था। क्या था? लंग्स कैंसर। और ये बात पता थी जवाहरलाल महात्मा गांधी को। इस बात के लिए आज भी आरोप लगाया जाता है कि गांधी सरदार पटेल को बनने नहीं दिए। महात्मा सरदार पटेल को कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि टीबी था और कुछ का कहना है कि कैंसर था। बट प्रॉब्लम क्या है कि लंग्स की जांच के लिए आज भी सीटी स्कैन में पता नहीं चलेगा। सीटी स्कैन में एचआरसीटी कराना पड़ता है। कोरोना में अपना नाम से होगा एचआरसीटी, मतलब नॉर्मल सीटी से नहीं होगा, हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन एचआरसीटी होता है। वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उस समय सब नहीं था। तो एक पार्ट को ये लगता था कि टीबी है, एक को लगता था कैंसर है, लेकिन दोनों में बचना इंपॉसिबल था उस टाइम के दौरान। टीबी आज भी अगर टाइम रहते इलाज नहीं करेगा निपटा देगा, एक टाइम रहते नहीं करेंगे ना तो फिर खत्म कहानी है बात का, निपटा देगा वहां पे। तो एक ये विचार चलता था कि एक ऐसे व्यक्ति को अंतरिम सरकार सौंपी जाए जो लंबे समय तक देश को संभाल सके। यहाँ पे उस समय नेहरू नो डाउट प्रभावशाली भी ज्यादा थे, क्योंकि खानदानी अमीर और खानदानी वकालत से आते थे। बाप मोतीलाल नेहरू वो भी वकील थे, तो दबदबा तो था ही भाई। और सरदार पटेल कोई बहुत बड़ी विरासत से नहीं आते थे, तो कहीं ना कहीं जो होता है वो ओवरऑल सारी चीजों पे होता है। लेकिन गांधी जी पे ये दूसरा आरोप है। देखो भगत सिंह को लगता है जैसे वही फांसी दिए थे, नहीं समझेगा, मतलब पूरी दुनिया नहीं बचा पाई, दुनिया दोषी नहीं है, वो नहीं बचा पाई इसलिए दोषी है, नहीं समझे। और एक ये है कि वो लंबे समय, अच्छा हुआ भी वही, आजादी के 3 साल बाद ही तक ही जिंदा रहते थे ये सरदार पटेल, फिर उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं थी। तो उसमें आया था क्या नाम है, टाइम रॉलेट एक्ट में, रॉलेट एक्ट के समय आया था। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष एलेक्जेंडर भारत के सचिव पैंथिक लॉरेंस, नौसेना के थे। देखिए आप कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष सर स्टेफोर्ड क्रिस, नौसेना मंत्री एलेक्जेंडर एंड भारत सचिव पैंथिक लॉरेंस। ये अध्यक्ष कौन थे इसमें? लॉरेंस। इसमें स्टेफोर्ड क्रिस लिख दिया, गलत हो गया। कैबिनेट अध्यक्ष कौन थे? लॉरेंस थे। कौन थे अध्यक्ष? लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन ने घोषणा किया कि इसका उद्देश्य क्या चीज है? 2 चीजें, एक संविधान बनाइए और एक अंतरिम सरकार बने। अंतरिम सरकार का अर्थ क्या था? टेम्पोररी गवर्नमेंट। टेम्पोररी गवर्नमेंट है जब तक आपका कंप्लीट संविधान नहीं बन जाता है तब तक यही गवर्नमेंट चालू करेगी। दूसरा एक और चीज कि टेम्पोररी गवर्नमेंट मेन गवर्नमेंट नहीं होती है, तो उसमें नेहरू रहे या पटेल साहब रहे या सुभाष चंद्र बोस रहे, बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ा था, क्योंकि वो कैसी गवर्नमेंट थी? टेम्पोररी गवर्नमेंट होती है, टेम्पोररी गवर्नमेंट। और सरदार पटेल को कांग्रेस वाले भी खूब बेवकूफी किया सब, इतना बड़ा हीरा उनके पास था सरदार पटेल, छोड़ दिया वैसे ही। बीजेपी बहुत समझदार पार्टी है, ताकि कोई नहीं पूछा हम ही कब्जा लेते। अभी ऐसा प्रोटेस्ट बता जैसे इनका पार्टी का महासचिव है, लेकिन ये तो उनकी गलती थी ना। तो कांग्रेस वाले ने इतना बड़ा हीरा छोड़ दिया किसको? सरदार पटेल। भाई वो इंसान भले बीमारी से मर गए, लेकिन आदमी में तो कोई कमी नहीं थी भाई। 24 कैरेट वाला इंसान सरदार पटेल में कोई कमी तो नहीं कर सकता है। बीमारी थी, आकस्मिक मृत्यु हो गई यहाँ पे, तो कांग्रेस वालों के पास इतना बड़ा हीरा तो छोड़ दिया। मतलब कम से कम 2 यूनिवर्सिटी डालता है, तो ध्यान से उतर गया कि खाली नेहरू और इंदिरा में रह गया, लोग परिवार में रह गया, तो क्या हो गया? हाँ आगे बढ़े। हाँ ये लॉरेंस थे, यही क्या थे? अध्यक्ष थे। अच्छा दोनों याद रहेगा। कैबिनेट मिशन का 2 उद्देश्य, संविधान सभा और अंतरिम सरकार। संविधान सभा और अंतरिम सरकार। अभी पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ है, पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ। अगर जो कुछ बात कर रहा था कि पाकिस्तान का विभाजन कर देंगे तो वह रूस के फेवर में चला जाएगा। किसके फेवर में चला जाएगा? रूस के फेवर में चला जाएगा। इसलिए इन लोगों ने पाकिस्तान का उतना वैल्यू नहीं दिया। क्यों? इनको डर था कि किसके फेवर में चला जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जिनेवा का लक्षण देख के लग गया कि नहीं, रूस के फेवर में नहीं जाएगा, इसलिए इसे क्या कर दिया गया? आजाद कर दिया सब। आगे बढ़े। माउंट बेटन योजना 34वां अंतिम वायसराय बन के कौन आया? बेटन आया। और माउंट बेटन आया, भारत की विभाजन की योजना लेकर माउंट बेटन कहां चला गया? लंदन चला गया। और लंदन में उसने भारत के विभाजन का प्रस्ताव लेके चला गया। 4 जुलाई को स्वतंत्रता विधेयक लंदन में प्रस्तुत हुआ, 18 जुलाई को क्या हो गया? पास हो गया। तो भारत का स्वतंत्रता विधेयक का प्रस्तुत कब हुआ? पास हुआ, विधेयक प्रस्तुत हुआ, पास हुआ 18 जुलाई 1947 को। अब पाकिस्तान पैदा हुआ, अब भारत आजाद हुआ। देखिए पाकिस्तान का क्या होता है? निर्माण, और भारत क्या होता है? स्वतंत्र। वो पैदा हुआ क्या? और यहाँ पे निर्माण हुआ। अंतर है कि नहीं? किसी को दिक्कत? और 18 जुलाई को इन्होंने आजादी का घोषणा कर दिया था। उसके बाद से इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि सीरियल रेडक्लिफ को देखिए कितना दिन टाइम मिल रहा है, 1 महीना नहीं मिल रहा है। जुलाई 18 जुलाई, आप इसे 15 जुलाई मानिए, तो 15 30 मतलब 1 महीना। 1 महीना में तुम अपना भाई का बंटवारा नहीं हो पाता है। 5 बीघा जमीन है ना, तो 1 महीना में बंटवारा नहीं हो पाता है। इस 1 महीना। अच्छा जब विधेयक पास हुआ ना तब आया था, रेडक्लिफ हुआ तब वहां से आया था। उस समय विमान बन चुके थे सब, आया यहाँ अगस्त में, 1 हफ्ता विभाजन कर दिया। दिल्ली बैठता था और 100-150 किलोमीटर का विभाजन करता था, बड़ा नक्शा लेता था, पुलिस स्टेशन लेता था, ये पुलिस स्टेशन सारा पुलिस मुख्यालय लेके देखता था किधर जनसंख्या ज्यादा है, ऐसे विभाजन कर रहा था। देखता था जनसंख्या आ गया, अरे जनसंख्या आ गया, देखता था मुस्लिम है ऐसे काट दो, पाकिस्तान ये हिंदू है ऐसे काट दो, ऐसे 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 काट के निकाल दिया है। हाँ देखिए भारत पाकिस्तान में ऐसे चिचिन पाने की सोच रहा था, तो इसे जाता था, देखता था विभाजन। उसने कोशिश किया कि कम से कम आबादी के पास से लेके जाएगा, क्योंकि जितनी आबादी के 20 से ले जाएंगे दिक्कत होगा। उसके 20 से कोई आबादी आ गया, देखता था मुस्लिम है इधर मत दो पाकिस्तान, अच्छा ये हिंदू पॉपुलेशन इधर मत दो हिंदुस्तान, ये चिचिन पा दिया, लाहौरिया कटवा दिया। आगे बढ़े। चिचिन पार दिया मतलब क्या होता है सर? लाइन सलाख दिया, इसे सलाख देना नहीं समझते? सलाख देना है, सलाख मतलब नहीं समझते, सीधा लाइन। नहीं तो कोई जेल में चला जाता, सलाखों के पीछे चलेगा काला लाइन के पीछे चल गया, सलाखों के पीछे चला गया।
गुड्डू है सलाख देना, मतलब सीधा लाइन खींच, और चिचिंग पा देना हम लोग का गाँव का भाषा। आगे बढ़े। देश क्या हो गया? आजाद हो गया। अंतरिम सरकार बन गई 1946 से। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? वेवेल। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जवाहरलाल, उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष हो गए जवाहरलाल नेहरू, नेहरू बन गए। अंतरिम सरकार में उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के पद पे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। गृह मंत्री सरदार पटेल, सरदार पटेल। राजेंद्र प्रसाद गृह मंत्री, याद रखिएगा कैसे क्वेश्चन। कृषि राजेंद्र प्रसाद, शुरुआत में बिहारी लोग एग्रीकल्चर यही सब देवे करता है, कृषि बिहार। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये लियाकत अली जो था ना, ये भारत का वित्त मंत्री था, जिन्होंने इसको ऑफर दिया कि भारत छोड़, हम विभाजन करा रहे हैं, तुम इधर आ जाओ। तो कहा कि क्या बनाइएगा? तो कहा कि पीएम बना देते हैं। पीएम बना के चल दिया इसको, ये जाके चल गया लियाकत अली, तो वहां जाके पीएम बन गया पाकिस्तान का। हाँ चल गया, संविधान सभा का विभाजन हो गया, क्योंकि संविधान सभा 46 में बन गई थी, देश का विभाजन हुआ ही नहीं था, तो हर क्षेत्र से आए थे लोग संविधान बनाने वाले, कुछ लाहौर से आए थे, कुछ ढाका से आए थे, कुछ कराची से आए थे, अलग अलग जगह से। लियाकत अली भी आए थे, चल गया कहाँ पे? पाकिस्तान। समझ गया? और पाकिस्तान में वित्त मंत्री का पोस्ट खाली था, तो जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, तो मोहम्मद प्रेम जी को ऑफर किया कि आप आके पाकिस्तान का वित्त मंत्रालय संभालिए। तो मोहम्मद प्रेम जी ने कहा कि मैं भारत से जन्म लिया हूं, मैं भारत में ही रहना चाहता हूं। अच्छा, उस समय तक लोग जिन्ना से उस समय तक भारत के लोगों को ये नहीं बुझाता था ना कि इतनी नफरत हो जाएगी इंडिया पाकिस्तान, क्योंकि उस समय लोगों को लगता था विभाजन से क्या ही हो जाएगा, लगता था गांव में तो हो गया, खेतों का बंटवारा, उनको लगता ऐसे हो जाएगा, मना कर दिया। आज उनके बेटा है अजीम प्रेम जी, जिनकी कंपनी है विप्रो, विप्रो कंपनी। विप्रो के पास अभी जितना पैसा है ना, पाकिस्तान के पास पूरे देश में उतना नहीं है। अजीम प्रेम जी के पास, अकेले विप्रो के पास जितना पैसा है ना, उतना पूरे पाकिस्तान में नहीं है। और आज अजीम प्रेम जी पूरे पाकिस्तान को लिहाज हो गया। बहुत अच्छे इंसान है अजीम प्रेम जी। आज भी हमने तो बहुत सारी बच्चियां उनके फाउंडेशन से जुड़ी भी है, हमने भी बहुत, हर महीने मतलब उनका जो डोनेशन बता रहे हैं वो कितना देते हैं? प्रतिदिन 22 करोड़ रुपया दान देते हैं, प्रतिदिन 22 करोड़ रुपया दान देते हैं। आज का दिन खत्म हुआ, आज 22 करोड़ दे दिए होंगे। किसको देते हैं? तो ये एक फंड को डोनेट करते हैं। वो क्या करती है? गांव गांव जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में उनका हर राज्य में बना हुआ है ऑफिस, गांव गांव जाएंगे। जो बच्चियां इंटरमीडिएट में अच्छा काम कर रही होती है, जो पढ़ाई में ठीक ठाक होती है, उनको वो स्कॉलरशिप देते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर किसी को नॉर्मल बीए करना है तो किसी को 15,000 मंथली, किसी को नर्सिंग करना है तो 25,000 मंथली, मतलब 30,000 रुपया मंथली तक देते हैं, और 4 साल तक। अगर किसी लड़की को 25-30,000 रुपया मंथली मिल जाए, भाई हम तो कहते हैं कि 5,000 मंथली में दे देना, कोई उसे पढ़ के निकाल लेगी सर। 25,000 तो बहुत ज्यादा बोल दिया। नहीं, घर लड़का नहीं मिलता है, नहीं, महिलाओं के एजुकेशन के लिए करते हैं। अब चूंकि आपको लगता होगा यहाँ पे देश की आबादी भी कितनी ज्यादा है, देश की आबादी इतनी ज्यादा है कि आपको पता नहीं चलता है, लेकिन प्रतिदिन 22 करोड़ रुपया दान देने वाला इंसान, नहीं 1 रुपया वापस नहीं लेते हैं। जो पैसा दे दिए, नेता थोड़े जी, नहीं नहीं, वापस 1 रुपया नहीं लेते। हमने बहुत सारा मतलब गाँव के जो नॉर्मल बीए वगैरह किए लोग, उनका कहना है, हमने उनकी टीम से बात किया था, उनका कहना है कि सर हम इसे बहुत ज्यादा पब्लिकली नहीं करते हैं, इससे होगा क्या कि लोग पढ़ाई के बजाय उस पैसे के लिए आने लगे। इसलिए उनकी टीम सर्च करती है, गवर्नमेंट स्कूल जाती है और गवर्नमेंट स्कूल से उठाते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल से बात करेंगे लोग, टीचर से बात करेंगे लोग, क्लास बात करेंगे, कौन पढ़ने में ठीक है क्या है, फिर उन सबसे फॉर्म भरवाएंगे, उसका एक टेस्ट लेंगे। उसमें क्या आता है, उन्हें 22 करोड़ रुपए के हिसाब से बड़ा फंड हो जाता है, और वही डोनेट करते हैं। समझ गए? हाँ? नहीं अब पूरा, हाँ क्या होगा? सर वो लोग कमाते कितना हो गया बिना कमाए? सर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लड़कों का क्या होगा? समझ आ गया? पढ़ो लिखो बाहर कमाओ, पढ़ो लिखो और बाहर बाहर कमाओ। आगे बढ़े। लेकिन जिन्ना को देखिए, आदमी कितना टीम के उठाया था। नहीं ये तो बैला था लिया, मोहम्मद प्रेम जी कितना सटीक सिलेक्शन किया था। अगर मोहम्मद प्रेम जी चले जाते तो इंटेलेक्चुअल इंसान तो इंटेलेक्चुअल ही होता है, कितना बड़ा उद्योगपति रहता उनके पास, लेकिन अभी भी नहीं। आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री अजीम प्रेम जी को लेटर लिखे कि बेंगलोर में जाम लग जाता है, आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, उसमें से एक सड़क निकाल लें। अजीम प्रेम जी ने कहा कि इससे कोई अस्थायी सोल्यूशन नहीं निकलेगा, यह भी एक टेम्पोररी होगा, 2-4 साल बाद यह भी होगा। बेटर होगा कि एक टीम बुलाकर इस पर एक गहन विचार करके एक नए फ्लाईओवर और नए रूट का डिसाइड, क्योंकि बेंगलोर में बहुत जाम, बेंगलोर जाम लगने से बदनाम है। मुंबई से भी ज्यादा है। मुंबई का आदमी बहुत टाइम का पंक्चुअल होता है, तो बोलेगा 8:15 तो 8:15 पहुंच जाएगा मुंबई का आदमी, और दिल्ली का आदमी 8:15 बोलेगा तो 10 बजे फोन करेगा, हाँ ना तो क्या। आगे बढ़े। इसमें जो मेन मैंने आपको बताया, लियाकत अली को क्या देना है? हाँ, वित्त मंत्री। 6 याद रखिएगा टोटल। हाँ, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बलदेव सिंह, चलिए सब ठीक है। पहली जो सरकार बनी थी उसमें विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम। विदेश मंत्रालय जवाहरलाल नेहरू दूसरे किसी को नहीं दिए थे, विदेश मंत्रालय अपने पास रखे थे। हो गया, देश हो गया आजाद। देश क्या हो गया? आजाद। भारत में प्रेस का विकास, वर्नाकुलर ये सब तो थोड़ा बहुत ये पढ़ के आएंगे लोग। ये बंगाल गजट, अब इस पे ठीक बात है, जो जरूरी है उसको याद रख ले। दर्पण, ये तो एकदम जरूरी है। बंगाल गजट, इंडिया गजट हेनरी विलियम डेरिजो ने उसने किया था। संवाद कौमुदी मीरातुल अखबार, हाँ बात ये ठीक।
और ये तरीका है, तो नीचे से ऊपर एक कलर का है। भाषा मत याद रखिएगा, बस किसने लिखा था याद रखिए, ठीक है। ये तो वंदे मातरम के से भूलेगा वो। मेन वही याद रखिएगा यहाँ पे, मेन मेन मत। नहीं बस इतना याद रखिए, अभी के लिए फेमस है हिंदुस्तान टाइम। इसको याद कराएंगे पहले हम, इतना पहले आप कल याद करके आएंगे, कल याद कराएंगे उसको, ठीक है। और दो चीज और याद करके आना है, गवर्नर जनरल। देखिए कल आप लोग याद करके आएंगे गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल में आप लोग को याद करके आना, बता देते हैं कहां तक, उसके आगे हम आपको बताएंगे। डफरीनमा तक, कहां तक याद करके आना है? डफरीन तक, डफरीन तक आपको याद करके आना है। कहां तक? अब आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं।